अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नावर सदुल लाइब्रेरी चैनल। तो बढ़ते हैं अपने नावल की तरफ। और सुबह का गया अभी घर लौटा था। आजकल इसके बॉस पुराने मुल्क गए हुए थे। इसने इस पर काम का बोझ बढ़ गया था। घर दाखिल होते इससे अपनी अम्मी और बहन की आवाज़ किचन से आती सुनाई दी, तो वो किचन की तरफ बढ़ा। अम्मी, आप क्यों परेशान हो रही हैं? अब्बू की तो ये पुरानी आदत है, बात बात पर गुस्सा आ जाता है इन्हें। नायला बर्तन धोते हुए अम्मी से कह रही थी, तो मैं कहा भी था मैंने, मत बनाओ सब्जी, तुम्हारे अब्बू को अच्छी नहीं लगती, मगर तुम सुनती कहाँ हो मेरी। देखा अब किस तरह रिजक फेंक कर गए हैं। कुर्सी पर सर थामे वो बोली थी। नायला कुछ कहने वाली थी कि वो अंदर आकर अम्मी के सामने बैठ गया। अम्मी जान, अगर अब्बू को रिस्क की अहमियत का अंदाज़ा होता तो वो कभी इस तरह बेअदबी ना करते। और जहाँ तक बात सब्ज़ी बनाने की है, तो छोटी ने बहुत अच्छा किया सब्ज़ी बनाकर। रोज़ रोज़ गोश्त खा खा कर भैंस बनती जा रही है ये। इसने इनका मूड बदलने के लिए नायला को छेड़ा था और वो इसमें कामयाब हो गया था। ये मैं आपको भैंस नज़र आ रही हूँ? आपसे पूरे 8 किलो कम है मेरा वज़न। वो फ़ौरन पलट कर बोली, अरे रहने दो, मेरे लंबे कद की वजह से ज़्यादा अब तुम्हारी तरह बोनी दुनिया नहीं हूँ मैं। इसने इसकी दुखती रग पे हाथ रखा था। अम्मी देख रही हैं आप, इन्हें फिर से मेरे कद का मजाक उड़ा रहे हैं ये। इसने अम्मी से शिकायत की थी। फवाद, खबरदार, जो तुमने मेरी बेटी को कुछ कहा। उन्होंने इसे खबरदार किया था, जिस पर वो सर झुकाकर हंसने लगा। फिर उन्होंने नायला से कहा, चलो तुम जल्दी से खाना लगाओ। खाने के बाद अपने कमरे में आराम कर रहा था जब इसका मोबाइल बजा था। आंख खोलने की तो हिम्मत नहीं थी। हाथ बढ़ाकर इसने मोबाइल कान से लगाया था। हेलो हेलो फवाद, तुम सो रहे हो? अहमर की लहजे में हैरानी थी। हाँ, मगर अब तुम्हारी मेहरबानी से जाग गया हूँ, वो चिढ़ गया था। फिर तो तुम्हें मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए कि मैंने जगा दिया, वरना सोया हुआ इंसान बहुत कुछ खो देता है। जैसे तुम्हारी जिसे तुम्हारी वजह से मैंने अपना सुकून खो दिया। इसकी नींद वाकई ख़राब हो चुकी थी। अरे नहीं बॉस, सुकून, चैन, आराम, नींद तो तुम तब खो दोगे जब मैं तुम्हें आज की ताज़ा खबर सुनाऊंगा। जल्दी सुनाओ, मैंने सोना है, इसे जानने में कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं थी। मैं बैंक आया हूँ और अरे वाह, ये तो वाकई ताज़ा तरीन खबर है कि आप जैसे फ़कीर भी बैंक जाने लगे हैं। फवाद ने इसका मजाक उड़ाया था, जिस पर वो भी हंसा था। बेटा जी, मुझ जैसे फ़कीर बैंक ना आते तो तुम जैसे अमीर पूरी ज़िंदगी कुंवारे रह जाते। इसने अपनी अहमियत जताई थी। क्या मतलब ये कि मेरी इन पाक आंखों ने यहाँ एक हसीन नज़ारा देखा है जो शायद तुम्हारे गुनाहों की सज़ा है। बकवास बंद करो, जल्दी बताओ क्या देखा है। वो समझ गया था कि इसने कुछ अच्छा नहीं देखा। भाभी भी यहाँ आई हुई हैं, वो भी एक शानदार बंदे के साथ, और कसम से क्या क़यामत जोड़ी लग रही है। और भाभी के चेहरे की मुस्कुराहट, उफ़। वैसे अब तो वो हमारी भाभी नहीं बनने वाली। इस बात का बहुत अफसोस है मुझे फवाद, इससे सच में बहुत अफसोस हुआ था। शट अप। होटल पहुंचो अभी, इसने गुस्से में कहकर कॉल कट कर दी थी। कंबल एक तरफ फेंक कर वो कमरे से बाहर निकला था। लाउंज से गुजरते हुए अम्मी ने इसका गुस्सा से तपा हुआ चेहरा देख लिया था। फवाद, कहाँ, क्या बात है, कहाँ जा रहे हो? वो इसके पीछे आई थी, मगर वो रुका नहीं था। कोई जवाब दिए बिना ही गाड़ी स्टार्ट करके निकल गया था। अल्लाह खैर करे, वो परेशान हो गई थी। वो दोनों एक दूसरे के सामने बैठे थे। इसके चेहरे पर गुस्सा और परेशानी थी, जबकि सामने बैठा इसका जिगरी दोस्त बहुत मज़े से बर्गर से लुत्फ़अंदोज़ हो रहा था। मैं और इंतज़ार नहीं कर सकता, मुझे इससे साफ साफ बात करनी होगी, इसने फैसला कौन अंदाज में कहा था। और वो साफ साफ बात क्या होगी? अहमर के लहजे में इशारा थी, यही कि इसे कोई भी काम हो वो मुझे कहे, इस तरह दूसरों के साथ ना घूमे। इसकी बात पर अहमर के मुंह से हंसी का फुहारा छूटा था। ये तुम्हारे दांत क्यों निकल रहे हैं? अब अगर ये मुझे नज़र आए तो मैं चला जाऊंगा। इससे इसकी हंसी बहुत बुरी लग रही थी। तुम बात ही ऐसी कर रहे हो, मुझे तो तुम्हारी ज़हनी हालत पर शक हो रहा है। इसकी बात पर फवाद ने इसे घूरा था, जिससे इसकी हंसी को ब्रेक लगी थी। यार सिंपल सी बात है, जिस लड़की से तुम कभी मिले नहीं, कभी बात नहीं की, जो तुम्हें जानती नहीं, जिसने तुम्हें देखा तक नहीं, जब इसके सामने जाकर तुम ऐसी बात करोगे तो वो बस एक ही काम करेगी। क्या काम? इसे आधी बात समझ आ गई थी। ऑफ कोर्स जूते मारेगी, अहमर ने जैसे फैसला सुनाया था। तो फिर क्या करूं? ऐसे ही देखता रहूं? अहमर का इसकी अकल पर मातम करने को दिल किया था। ये भी मैं ही बताऊंगा। हाँ, वो भी ढीठ था। फाइन, सुनो फिर। फवाद ने अपने कान के आगे किए थे और थोड़ी देर बाद इसके चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई थी। अहमद से बात करने के बाद इसका गुस्सा काफ़ी हद तक ख़त्म हो गया था। अब इसे इससे मिलना था और इसके लिए इसे काफ़ी तैयारी भी करनी थी। इसने गाड़ी फूलों की एक दुकान के सामने रोकी थी, इसे बहुत से फूल लेने थे।
नायला कॉलेज से बाहर निकली थी जब इसकी नज़र सामने खड़ी कार पर पड़ी थी। ये कार पिछली 2 हफ्तों से रोज़ यहाँ होती थी और इसके अंदर मौजूद शख्स न जाने कैसे देखने किसे देखने आता था और कॉलेज बंद होते ही चला जाता था। इसने इस कार पर एक नज़र डालकर आसपास देखा था। लगता है ड्राइवर अभी तक नहीं आया। इसने मोबाइल निकाल कर रहीम बख्श का नंबर मिलाया था। हेलो रहीम चाचा, आप कहाँ हैं? बीबी गाड़ी का टायर पंचर हो गया, थोड़ा टाइम लगेगा। अच्छा ठीक है, आप घर चले जाएं, जाना मैं कन्वेंस लेकर आ जाऊंगी। इसने मोबाइल बंद करके सामने देखा। अब वो कार वहाँ नहीं थी, वो बस स्टॉप की जानिब चलने लगी। थोड़ा आगे ही गई थी कि एक गाड़ी इसके पास आकर रुकी थी और एक शख्स बाहर आकर इसकी तरफ आ रहा था। वह पहचान गई थी, ये वही कार थी जो कई दिनों से इसे नजर आ रही थी। आइए मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। गाड़ी का फ्रंट डोर खोलते हुए वो बोल रहा था। नहीं शुक्रिया, मैं चली जाऊंगी। वो आगे बढ़ने लगी थी कि इसने इसका हाथ पकड़ लिया था। वह हैरान हुई थी, इस शख्स में इतनी हिम्मत। इसका दिमाग घूम गया था। दूसरा हाथ उठा था और सामने वाले के चेहरे पे उंगलियों के निशाना छोड़ गया था। इसने इसके हाथ में गिरफ्त मजबूत कर ली थी। आंखों में गुस्से के शोले भड़क रहे थे और वो डर गई थी। जस्ट वेट एंड वॉच। वो इसका हाथ जोर से झड़क कर वो गाड़ी में बैठकर आगे चला गया था और वो खड़ी इसे जाता देख रही थी। एक डर था जिसके दिमाग में बैठ गया था। घर आकर तबीयत का बहाना करके वो लेट गई थी, मगर इसे सुकून नहीं मिल रहा था। क्या जरूरत थी मुझे हाथ उठाने की? जुबान से भी तो समझा सकती थी ना। उफ नाइला, क्या कर दिया तुमने? वो अब अपना बदला जरूर लेगा, वो खुद को कोस रही थी। वो अपनी बुटीक में आई थी कि सामने रखे फूलों को देखकर रुक गई थी। इससे पहले कि कभी भी यहाँ यहाँ फूल नहीं रखे गए थे, किसी को इजाज़त ना थी। आज फिर टीना, यहाँ काम करने वाली लड़कियों में से एक, इसकी तरफ आई थी। जी मैम, ये फूल यहाँ किसने रखे हैं? मैम, एक लड़का लेकर आया था और इसके बाद बीच में ही काट दी गई थी। बट एक लड़का यहाँ आकर ये फजूल फूल रख कर चला गया और तुम लोग यहाँ नज़ारे करते रहे। इससे शदीद गुस्सा आ रहा था। नहीं मैम, हमने तो इन्हें मना किया था मगर वो किसी की सुन नहीं रहे थे और ज़बरदस्ती फूल रख दिए। तो अगर रख भी दिए गए थे साहब ने तो इन्हें यहाँ से हटाना नहीं था क्या? या फिर इसकी खुशबू के मज़े लिए जा रहे थे? टीना के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई थी। मैम, वो सर अभी भी यही है, इसलिए हम इसे हटा नहीं सके। वो आपका ही वेट कर रहे हैं। वट कहाँ है वो? इसने आसपास नजर दौड़ाई। आपके दिल में इसे अपने पीछे से आवाज़ आई थी। इसे पलट कर देखा, सामने ही वो शख्स ब्लैक पेंट कोट पहने, होंठों पर मुस्कुराहट सजाए, आंखों में चमक लिए इसे देख रहा था। ये फूल आप लाए हैं? इससे इसकी नज़रों से उलझन हो रही थी। जी हाँ, सिर्फ आपके लिए। उसकी आंखों में झाँक कर कह रहा था, किस खुशी में? इसका दिल चाहा किसी शख्स की आंखें नोच ले। हमारी पहली मुलाकात की खुशी में, वो कहते साथ ही फूलों की तरफ बढ़ा था। इसने पलट कर देखा। अब वो फूलों को हाथ में पकड़े इसकी तरफ बढ़ा था और वो एक कदम पीछे हुई थी। आगे मत आइएगा, मुझे नहीं चाहिए फूल। वो 2 कदम पीछे ले जा रही थी और फवाद इतनी ही इसकी तरफ बढ़ा था। अरे क्यों नहीं चाहिए, मेरी मोहब्बत की खुशबू बसी है इनमें, ज़रा सूंघ कर तो देखिए। इसने फूल इसके चेहरे के पास किए थे। क्या कर रहे हैं आप? पीछे करें इन्हें। वो फूल अपने चेहरे से हटाकर इससे दूर हो गई थी। देखा सही नहीं, सकीना, सह नहीं सकीना आप मेरी मोहब्बत की खुशबू को। वो इसके करीब आया था। फूल अब भी हाथ में ही थे। मोहब्बत की खुशबू, अच्छू माई फुट, अच्छू। वो इससे दूर हो गई थी और अब मुसलसल छींक रही थी। अरे क्या हुआ आपको? जुकाम में से हैरत हुई थी। इस मौसम में जुकाम? अच्छू, मुझे फूलों से एलर्जी है। इडियट, वो बट मेरे फूल को इन फूलों से एलर्जी है। अब इन फूलों का क्या होगा? इस अपने फूलों के ज़ाय होने पर अफसोस हो रहा था। वो आगे कुछ कहे बगैर छींकती हुई चली गई थी। ज़िंदगी में पहली मर्तबा किसी के लिए फूल लिए और वो भी एलर्जिक निकले। वो वाहरे नसीब। इसे अच्छा खासा दुख पहुंचा था और अब इसे अहमद से बात करनी थी। आखिरी आइडिया भी तो इसी का था। वो अपने कमरे में मुसलसल चक्कर लगा रहा था। इसकी आंखों में गुस्सा भरा था। इसकी पूरी ज़िंदगी में कभी इसके माँ बाप ने इस पर हाथ नहीं उठाया था। इकलौता होने की वजह से बहुत लाडला पाया गया था। इसकी हर ख्वाहिश इसके लिए इसके बोलने से पहले पूरी कर दी जाती थी और यही इसकी आदतों का हिस्सा था। इसे ना सुनने की आदत नहीं थी, लेकिन आज एक लड़की ने ना सिर्फ इसे इनकार किया बल्कि इस पर हाथ भी उठाए। इतनी बेइज्जती इसने अपनी पूरी ज़िंदगी में महसूस नहीं की थी जितनी इससे आज हो रही थी। समझती क्या है अपने आप को? इसने मोबाइल उठाकर किसी को कॉल मिलाते हुए खुद कलामी की थी। हेलो, मैं तुम्हें एक लड़की की तस्वीर और उसके कॉलेज का एड्रेस भेज रहा हूँ। मुझे कल सुबह तक इसकी पूरी तफसीलात चाहिए। जवाब सुनकर इसने कॉल का कट कर दी थी और इस लड़की की तस्वीर जो उसने कॉलेज के सामने अपनी गाड़ी में बैठ कर ली थी, इस नंबर पर सेंड कर दी थी।
तुम्हें इस थप्पड़ का हिसाब देना होगा। बेड पर लेटकर इसने खुद कलामी की थी। अब बस इसे सुबह का इंतज़ार था। आज वो बुटीक नहीं गई थी, इसकी एलर्जी तो ख़त्म हो गई थी, मगर अब सर का दर्द नहीं जा रहा था। मम्मा इसका खाना इसके कमरे में ही ले आई थी। तुम्हें कितनी बार कहा है ख्याल रखा करो अपना, सुनती नहीं हो। इसके सामने खाना रखकर वो इसके साथ ही बैठ गई थी। ख्याल तो रखती हूँ, बस वो इन फूलों की वजह से ऐसा हो गया। इसने खाना शुरू करते हुए कहा था, सब जानते हैं तुम्हें इससे एलर्जी है, फिर ऐसा कौन है जो फूल रख गया वहाँ। मम्मा की बात पर इसके दिमाग पर इस इडियट का चेहरा रोशन हुआ था। वो एक न्यू क्लाइंट है, इन्हें हमारा काम पसंद आया तो शुक्रिया के लिए फूल ले आई। असल बात तो अब वो बता नहीं सकती थी। अच्छा ठीक है, पर अगली मर्तबा हर न्यू क्लाइंट को पहले ही बता देना। बिल्कुल ठीक है, जैसा आप कहे से सर झुकाकर इनका हुक्म माना था। हेलो बॉस, कहाँ हो? अहमद की खनखनाती आवाज़ इसके कानों तक पहुंची। बुटीक जा रहा हूँ। ऑफिस से निकलते हुए कानों से फ़ोन लगाए वो बोल रहा था, आज ही तो वो बेचारी ठीक हुई और तुम फिर इसे वायरस डिलीवर करने जा रहे हो। वायरस तुम्हारे फजूल मशवरे पर लगा था और आज मैं इसकी दवा करने जा रहा हूँ। गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर वो बैठ चुका था। मेरे मशवरे में कोई खामी नहीं थी। तुम्हारे फूल को फूलों से एलर्जी थी तो इसमें मेरा क्या कसूर? हाँ, कसूर तो मेरा था कि तुम्हारी बात मान ली मैंने। वो इसे पछतावा हो रहा था, सिर्फ एक गलती की वजह से 3 दिन तक इसे देखने से महरूम रहा था वो। तो अब देख लेते हैं कि कौन सा तीर मार लेते हो तुम। इस दिन तो एलर्जी की वजह से बच गए थे, आज जूते खा कर आओगे, इसे दिल में ही इंशाल्लाह कह दिया था। और अगर ऐसा ना हुआ तो तुम मुझसे जूते खाओगे, इसने बहुत यकीन से कहा था। आज तो मैं इससे दवा देकर ही आऊँगा, देख लेंगे। अहमद ने कॉल बंद करके सामने टेबल पर मोबाइल रख दिया, फिर सर ऊपर उठाकर बहुत देर से दुआ की थी, या अल्लाह इसे आज जूते लगवा देता वरना मेरी कमर ज़ाया हो जानी है। आमीन। चेहरे पर हाथ फेर कर वो सामने रखी फाइल की तरफ मतवज्जो हो गया था। आज तीसरा दिन था। इस दिन के हिसाब से अब तक इसे वो शख्स दोबारा नज़र नहीं आया था। लगता है थप्पड़ ने अच्छा असर दिखाया था। मैं भी ऐसे ही परेशान हो रही थी, इसलिए सुकून का सांस लिया। आज भी वो कहीं दिखाई नहीं दिया था। घर आकर से सीधा किचन का रुख किया था। सुबह नाश्ता ना करने की वजह से अब इसे शदीद भूख लग रही थी। मामा पहले से ही किचन में मौजूद थी। मामा खाना डाल दें, बहुत भूख लग रही है। डाइनिंग टेबल की कुर्सी खींच कर बैठ गई थी। हाथ मुंह तो धो लो पहले, बहुत भूख लगी और हाथ धुले हुए हैं मेरे। इसको वाकई बहुत भूख लग रही थी। 3 दिन से इस शख्स के खौफ से इसे कुछ खाया नहीं जा रहा था और अब जब खौफ ख़त्म हुआ तो अब इसको भूख का एहसास हो रहा था। अच्छा लो, खा लो, इसके बाद थोड़ी देर सो जाना। शाम को तुम्हारे बाबा जान कुछ दिन के लिए बाहर जा रहे हैं। वो इसके सामने ही कुर्सी पर बैठ गई थी। ओह, इसका मतलब आपके अच्छे दिन शुरू हो रहे हैं। इसने एक आंख बंद करते हुए शरारत से कहा था। शर्म कर, अपने बाबा के बारे में ऐसे बोल रही हूँ? उन्होंने डांटा था। मैं बाबा के बारे में तो कुछ नहीं कह रही, मैं तो ये कह रही हूँ कि आपके अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं। आपको कैसे मालूम कि मैं बाबा की बात कर रही हूँ? क्या आपके अच्छे दिन बाबा की गैर मौजूदगी में शुरू होते हैं? इसे नहायती मासूम चेहरा बनाते हुए कहा, नाइला इंसान बन जाओ तुम, वरना मैंने जूते लगाने हैं। मामा ने खड़े होते हुए कहा था, मूड तो नहीं है पर आप कहती हैं तो बन जाती हूँ। मैं नमाज़ पढ़ने जा रही हूँ, खाना खाकर सो जाना और अपने बाबा के जाने से पहले उठ जाना। वो कहते साथ ही किचन से चली गई थी। बाबा जा रहे हैं, इसका मतलब है फुल आज़ादी। ग्रेट। खुशी तो इसे भी बहुत थी बाबा के जाने की, क्योंकि इनके होते हुए इसे इतनी आज़ादी जो नहीं मिलती थी। इसके बाबा खामोशी पसंद इंसान थे। घर में शोर का कोई फजूल हंसी मजाक इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था, इसलिए इनकी मौजूदगी में कोई भी बिना किसी काम या बिना ज़रूरी बात के नहीं बोलता था, क्योंकि वो गुस्से के भी तेज से। इसलिए जिन दिनों बाबा को काम के सिलसिले में जाना होता, मानो इनकी तो ईद हो जाती थी। वो 3 दिन बाद बुटीक आई थी। चारों तरफ एक नज़र दौड़ाकर इसने टीना को आवाज़ दी थी। टीना सामने खड़ी। टीना फ़ौरन इसकी तरफ आई थी। जी मैम, कैसी हैं अब ठीक हो तुम? मैंने 3 दिनों की पूरी रिपोर्ट्स मेरे ऑफिस में भिजवा दो, कहकर आगे बढ़ गई थी। टीना ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि रुक गई। मैम खुद ही देख लेंगी, मैं क्यों अपनी शामत लाऊं? सर चढ़कर वो रिपोर्ट तैयार करने काउंटर पर आ गई थी। इसने ऑफिस में कदम रखा ही था कि इसकी निगाहें हैरत से फैल गई थी। इसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। इसने सोचा भी नहीं था कि ये शख्स दोबारा यहाँ आएगा और ये फूल फिर से। वो अपने सामने खड़े इस शख्स को गुस्से से देखती, जिसके सामने हाथ बांधे खड़ा से मुस्कुरा कर देख रहा था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और ये फूल, इसे फूलों की तरफ इशारा किया था। वो आज ही तो ठीक होकर आई थी और ये शख्स फिर इसे बीमार करना चाहता था। मैं तो आपकी खैरियत दराफ्त करने आया था। और ये फूल वो फूलों की तरफ बढ़ा था। गुलाब के फूलों के 2 खूबसूरत बुके अपने दोनों हाथों से उठाकर वो इसकी तरफ बढ़ रहा था और वो पीछे हो रही थी। इस शख्स का दिमाग तो ख़राब नहीं है, क्या कर रहे हो तुम? पीछे करो ये फूल। वो इसके साइड से निकल कर अपने टेबल के पास आ गई थी। अब वो भी इसी तरफ आ रहा था। अरे डरे मत, मेरी मोहब्बत के फूल हैं, आपकी एलर्जी की दवा। इसने दिलकश मुस्कुराहट के साथ फूल इसकी तरफ बढ़ाए थे
वो उसका रास्ता रोक के खड़ा था, वो अब दूर भी नहीं हो सकती थी। दूर करे इन्हें, क्या बदतमीज़ी है ये। इसे अब शदीद गुस्सा आ रहा था। पिछली मरतबा मेरी मोहब्बत की खुशबू तो आप सह नहीं सकी, अब ये मोहब्बत भरे फूल है, मुझे यकीन है कि आप सह भी लेंगी और महसूस भी कर लेंगी। करें तो सही। इसने फूल इसके चेहरे के करीब किए थे। फूलों को अपने चेहरे के पास हटाने के लिए इसने अपना हाथ आगे किया था, मगर वो रुक गई थी। ये फूल कुछ अलग थे। इसने हाथ बढ़ाकर फूलों को महसूस करना चाहा था। इसी वक्त फवाद ने फूल छोड़ दिए थे और अब वो फूल इसके हाथ में थे। इसने इन्हें हाथ लगाकर महसूस किया था। वो हैरान थी कि ये फूल असली नहीं है। वो लाल और हरे रंग के कागज़ से बने थे और वो भी इतनी महारत से कि दिखने में बिल्कुल असली लग रहे थे। सिर्फ महसूस करने से ही पता लगता था कि वो कागज़ के हैं। इसने सामने खड़े इस शख्स को देखा था जो अब भी इसे मुस्कुराकर बहुत गौर से देख रहा था। कहा था ना, मेरी मोहब्बत के फूल आप सह लेंगी। इसने इसकी आंखों में झांककर कहा था, नूर। इसने इसका नाम लिया था और वो हैरान होकर इसे देख रही थी। इसे नाम कैसे मालूम? आपको मेरा नाम कैसे पता और आखिर हैं कौन आप? इसने पूछा था। फूल अब वो टेबल पर रख चुकी थी। मोहब्बत का नाम जाना मुश्किल तो नहीं और मैं मोहब्बत का मुसाफिर है। इसने इसकी आंखों में देखते हुए कहा। वो इसकी नज़रों और इसकी बातों से घबरा गई थी। न जाने ऐसी क्या बात थी कि उसके साथ सख्त रवैया नहीं रख पा रही थी। अचानक ही दिमाग में ख्याल आया तो वो मुस्कुराई थी। ओह, मोहब्बत, हाँ। नूर ने मुस्कुराकर कहा और फवाद इस अचानक तब्दीली पर हैरान हुआ। हाँ, वो इससे ज़्यादा कह नहीं सका था। इसे समझ नहीं आ रहा था कि इससे मुस्कुराकर बात कर रही है। दिल खुश हुआ था। इसकी मोहब्बत आया नहीं गई थी, लेकिन मुझे तो मोहब्बत में चमक भी चाहिए। जानते हैं मोहब्बत में कितनी चमक होती है? इसने इसकी तरफ से रुख फेर कर बहुत नरम अंदाज में कहा था और फवाद का दिल तो जैसे इसके इस अंदाज पर ज़ोर से धड़का था। मोहब्बत, अगर मोहब्बत है, बात कर ले तो दिल बेलगाम हो जाता है। ऐसे ही फवाद का हाल था। फवाद के दिल का हाल था। नहीं, कितनी? इसने खोए हुए अंदाज में पूछा था और अब बस इसे सुनना चाहता था। इतनी? वो अचानक पलटी थी और हाथ में मौजूद डिस्को की हर बोतल इसके चेहरे पर उछाल दी थी। फवाद उछलकर पीछे हुआ था। वो इस रद्द-ए-अमल के लिए तैयार नहीं था। वो तो कहीं और ही पहुंच गया था। इसका पूरा चेहरा, बाल और इसकी शर्ट भी हर तरह अब हरी डिस्को से जगमगा रही थी। नूर इसके पीछे होते ही टेलीफोन की तरफ बढ़ी थी। हेलो, गार्ड से कहो कि 2 मिनट के अंदर से शख्स को बाहर फेंक कर इसने फ़ोन बंद किया था। सामने खड़ा शख्स अपने बाल और कपड़े झाड़ रहा था। ये क्या किया तुमने? इसे नूर की तरफ देखते हुए पूछा था, जो इसे मुस्कुराते देख रही थी। इंतकाम, इसने जवाब दिया था। क्या मतलब? इसका जवाब इसे समझ नहीं आया था। तुम्हारी वजह से मैं 3 दिन तक बीमार रही। अब तुम भी 3 दिन तक बाहर नहीं निकल सकोगी, क्योंकि ये डिस्को परमानेंट है और 3 दिन से पहले कोई भी सोप या फेस वॉश इसे उतार नहीं सकेगा। इसने भरपूर मुस्कुराहट के साथ कहा था। तुम? वो एक कदम आगे बढ़ा ही था कि दरवाज़ा खोलकर गार्ड अंदर आ गए थे। इन साहब को यहाँ से लेकर जाओ और आइंदा ये मुझे यहाँ नजर न आए, जैसे गार्ड से कहा था। इससे पहले कि फवाद कुछ कहता, गार्ड ने इसे पकड़कर बाहर ले गए थे और वो एक जानदार मुस्कुराहट के साथ इसे जाता देख रही थी। मोहब्बत की चमक इन्हीं लफ्ज़ों के साथ इसकी हंसी गूंजी थी और फूल वहीं रखे रह गए थे। अहमद गाड़ी से टेक लगाए कोक पीते सामने बुटीक के दरवाजे को देख रहा था। भाभी को अंदर गए पूरे 51 मिनट हो गए हैं और ये अब तक बाहर नहीं आए। कहीं इसकी बात तो नहीं बन गई? इसे खौफ आ रहा था। नहीं, अल्लाह ना करे, अगर ऐसा हुआ तो मेरी खैर नहीं। इसे फवाद के हाथों का जायका नहीं चखना था। बहुत भारी हाथ है इसका। उफ! और इससे रह रह कर अपनी नाजुक कमर का ख्याल आ रहा था। वो फवाद को बिना बताए यहाँ आया था ताकि वो अपनी कमर की हिफाजत का इंतज़ाम वक़्त पकड़ सके। अब इतनी देर से वो दोनों बुटीक में थे तो इसे डर था कि कहीं दोनों की दोस्ती ना होगी। उसने कोक मुंह से लगाई ही थी कि इस वक्त बुटीक का दरवाज़ा खुला था और गार्ड एक लड़के को खींच कर ला रहा था। इसे सिर्फ 2 मिनट लगे थे पहचाने में और मुंह में जो कोक का एक फुहारा बनकर बाहर निकलती, साथ ही गले में लगने की वजह से इसे खांसी शुरू हो गई थी। फवाद इसे देख चुका था और इसकी तरफ ही आ रहा था। इसे बहुत मुश्किल से अपनी हंसी रोकी थी। वो अब इसके करीब आकर रुका था कि अहमद ने इसकी तरफ आम से नज़र डालते हुए कहा था, माफ़ करना भाई, मेरे पास पैसे नहीं है। इसने जेब खाली होने का इशारा किया था। बकवास बंद करो और घर छोड़ो मुझे, वो इसकी गाड़ी का दरवाज़ा खोलते हुए बोला था। अहमद ने इसका हाथ रोक लिया। और भाई, कौन हो तुम? ऐसे कैसे मेरी गाड़ी में बैठ रहे हो? कहा है ना कि पैसे नहीं है। वो तो जैसे वाकई से इसे नहीं पहचानता था। तुम्हारी याददाश्त वापस आ रही है कि मैं दूसरे तरीके से लाऊं? उसने हाथ का मुक्का बनाते हुए कहा था। अरे अरे फवाद, ये तुम हो? सॉरी, मैंने पहचाना नहीं। बैठो तुम। इसने इसे फ़ौरन अंदर बैठाया था और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गया था। क्या बात है, बड़े चमक रहे हो? उसने एक आंख दबाकर पूरी बत्तीसी निकाल कर कहा था। हाँ, और काश तुम्हारे पीले दांतों में भी थोड़ी चमक होती। इसे इसके दांत जहर लग रहे थे। हाय, ये हरी हरी चमक अब हमारे नसीब में थोड़ी, हमें तो इन दांतों से गुजारा करना होता है। इसने अफसोस से कहा था। वैसे कहीं ये मोहब्बत की चमक तो नहीं? इसने अपनी तरफ से मजाक बनाया था, जिस पर फवाद हैरान हुआ था। तुम्हें कैसे पता?
क्या मतलब, ये मोहब्बत की चमक है। इसके साथ इसकी हंसी की आवाज़ भी के रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। तुम अपना मुंह बंद कर रहे हो कि नहीं? अब इसे अब गुस्सा आ रहा था। जी जी कर देता हूँ, वैसे भी आंखें ही काफ़ी हैं नज़ारे के लिए। इसने फिर इसे चढ़ाया था। मेरी गाड़ी भी भिजवा देना, इसने गाड़ी से उतरते हुए कहा था। हाँ ज़रूर, पर यार मेरी आंखों में काफ़ी देर से दर्द हो रहा है। हमर ने बिल्कुल संजीदगी से कहा था। क्या हुआ है आंखों को? फवाद खिड़की से झुककर पूछ रहा था। चमक की वजह से चुभन हो रही है। अब मेरी आंखों को इतनी चमक की आदत नहीं है ना, इसने नहायती मासूम सूरत बनाकर कहा। और फवाद इसकी सिमत खतरनाक इरादे से बड़ा था, मगर इससे पहले कि वो कुछ करता अमर गाड़ी आगे भगा ले गया था। इसने घर में कदम रखा था कि सामने लॉन्च में अम्मी और छोटी इसे चाय पीते नजर आए थे। वो इनकी नज़रों से बचकर जाना चाहता था, मगर नायला की तेज़ नज़रों ने इसे देख लिया था। भाई ये आपकी हालत को क्या हुआ है? वो इसके डिस्को से भरे चेहरे और कपड़ों को देखकर बोल रही थी। कुछ नहीं, बस गलती से गिर गई थी अहमद से। इसने यहाँ से जल्दी जाना चाहा था। अम्मी भाई को तो देखिए कितनी फ़नी लग रहे हैं। अम्मी तो पहले ही इसका जवाब सुन चुकी थी। इसे देखकर मुस्कुराने लगी। अच्छा जाओ अब इसको धो लो, मैं चाय भिजवाती। अम्मी की बात सुनकर ऊपर की तरफ चला गया था। नायला दोबारा चाय की तरफ आ चुकी थी। इसकी बात वाकई सच थी। इसने इसकी चमक को अपने चेहरे पर हटाने की भरपूर कोशिश की थी। बहुत मेहनत के बाद थोड़ी सी तो हट गई, मगर अब भी इतनी चेहरे पर थी कि दूर से ही नज़र आ जाती। वो इस चेहरे के साथ वाकई बाहर नहीं जा सकता था। सारी कोशिश से थक कर वो वॉशरूम से बाहर निकला। जब नायला चाय लेकर आई थी। क्या हुआ, आप इसे हटा क्यों नहीं रहे? चाय का कप साइड टेबल पर रखते हुए इसने कहा था। परमानेंट है, ही नहीं रही तुम्हारे पास कुछ है इसे हटाने के लिए? इसने बेड पर बैठते हुए कहा। मेरे पास ऐसा कुछ तो नहीं है, वैसे भी ये 3-4 दिन में हट जाएगी और इन 3-4 दिनों तक मैं घर में ही बंद रहूंगा क्या? इसने चाय का कप उठाते हुए कहा था। हाँ रहना तो पड़ेगा, बल्कि एक काम करते हैं, मैं भी कॉलेज से छुट्टी कर लेती हूँ, तीनों मिलकर आज़ादी इंजॉय करेंगे घर में। इसने एक्साइटमेंट में कहा था। आज़ादी मतलब बाबा जा रहे हैं? हाँ आज शाम को ही जा रहे हैं, 4 दिन से पहले तो नहीं आने वाले। इस हाथ से 4 उंगलियों का इशारा बनाकर कहा था। ज़बरदस्त, फिर तो तुम अच्छी अच्छी फिल्में और खाने का सामान रेडी रखो। यूँ रेडी होगा, आप रेस्ट करें। वो हाथ की चुटकी बजाते हुए इसे आराम करने का कहकर कमरे से जा चुकी थी। फवाद की नज़र सामने ड्रेसिंग टेबल के आईने पर पड़ी थी। अपने चेहरे पर चमक देख इसके होठों पर मुस्कुराहट फैल गई थी। तुम्हारा इंतकाम भी तुम्हारी तरह मासूम है। अब सोचना ये है कि इस इंतकाम का जवाब मैंने कैसे देना है? इसने सोचते हुए चाय का कप होठों से लगाया था। इसने अपने सामने रखी फाइल को गौर से देखा था और इसे बंद करते साथ ही मोबाइल पर किसी का नंबर डायल किया था। मेरा काम हो गया। जैसे ही दूसरी तरफ कॉल रिसीव हुई तो इसने सवाल किया था। हाँ हो गया, तुम कल सुबह वहाँ जा सकते हो। जवाब आया था। गुड, तो पैसे तुम्हारे अकाउंट में आज आ जाएंगे। पैसे काम पूरा होने के बाद देना। मेरी फरहान साहब से बात हो गई है, कल तुम इनसे मिलकर इन्हें इम्प्रेस कर लो। इम्प्रेस तो वो 5 मिनट में हो जाएंगे, बस इस बात का जिक्र किसी से नहीं होना चाहिए। इसने कुर्सी से टेक लगाते हुए कहा था। इसकी तुम फिक्र मत करो, यहाँ मेरे अकाउंट में पैसे आए और वहाँ मेरी यादा चली गई फरहान साहब से बात करने की। ठीक है, 1 घंटे बाद पैसे पहुंच जाएंगे, तब तक इंतज़ार करो। इसने कहते साथ ही कॉल कट कर दी थी और अब वो दोबारा इस फाइल की तरफ मुतवज्जो हो गया था। अगली सुबह वो पहले फरहान साहब से मिलने गया था और जैसा कि इसने कहा था कि इम्प्रेस करने में तो बस 5 मिनट ही लगे थे। इसकी शख्सियत ही ऐसी थी कि कोई भी इससे मुतासिर हो सकता था। पुरकशिश नक्श के साथ ही इसके पास मीठे अल्फाजों का ख़जाना था, जिससे हर कोई पहली ही मुलाकात में इससे इम्प्रेस हो जाता था। और इसने आज तक अपनी इस खासियत का कोई गलत इस्तेमाल नहीं किया था, लेकिन ये पहली बार था कि इसने एक इंतकाम के लिए अपनी इस पुरकशिश शख्सियत का इस्तेमाल किया था। काम करने वाले का अकाउंट वो भर चुका था। अब ऑफिस में कुर्सी पर टेक लगाए बैठा हुआ छत की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। अपना मोबाइल उठाकर इसने गैलरी में एक तस्वीर खोली थी। फाइनली मैं कल तुमसे मिलने आ रहा हूँ माय प्रिंसेस, इसने तस्वीर में मौजूद इस लड़की से कहा था। वो शायद इसे सुन भी नहीं रही थी, लेकिन अब शायद आज के बाद वो सिर्फ सुनने ही वाली थी। एक जानदार मुस्कुराहट इसके होठों पर फैल चुकी थी। वो अपना काम खत्म करके उठी थी कि सामने मौजूद फूलों पर इसकी नज़र पड़ी थी। वो इन फूलों के पास आई थी और इनमें से आती खुशबू जो शायद किसी परफ्यूम की थी इसकी नाक तक पहुंची थी। 2 दिन हो गए थे, लेकिन ये फूल अब भी वैसे ही थे। इसने इन्हें नहीं फिकवाया था। ना जाने क्यों से ये फूल अच्छे लगे थे और इन पर नज़र पड़ते ही फूल देने वाला भी याद आ जाता था। ये मेरे मोहब्बत के फूल हैं, अब सह लेंगी इन्हें। एक आवाज़ इसके कानों में गूंजी थी। मोहब्बत का नाम जानना मुश्किल नहीं होता और मैं मोहब्बत का मुसाफिर हूँ। एक और आवाज़ थी और इसे एहसास ही नहीं हुआ कि कब इसके होंठों पर एक दिलकश मुस्कुराहट फैली थी। फवाद को घर में 2 दिन हो गए थे। चमक अब काफ़ी हद तक उतर चुकी थी, मगर इसने सोच लिया था कि अब वो इसकी बुटीक जाने की गलती नहीं करेगा, मगर वो और क्या करेगा इसे ये समझ नहीं आ रहा था। इसलिए इसने अमर को कॉल करके बुलाया था। अब ऐसे कामों में बचपन का दोस्त ही काम आ सकता है। इसने इस वक्त अहमद इसके कमरे में मौजूद और इसके मसले का हल सोच रहा था। मिल गया हल है। अहमद थोड़ी देर के
खामोशी के बाद कहा था, क्या फवाद पुरजोश अंदाज में इसके करीब आकर बैठ गया था। तुम इसके घर में मालिए चपरासी लग जाओ, फूलों को पानी मिल जाएगा और तुम्हें दीदारे फूल। इसने अपनी तरफ से एक कारा मर्शा दिया था। इसके जवाब में फवाद का मुक्का इसके बाजू पर लगा था। तुम्हें मैंने यहाँ मर्शे के लिए बुलाया है, फजूल बकने के लिए नहीं। अच्छा ना मार क्यों रहे हो। इसने अपना बाजू मलते हुए कहा। इस वक्त नायला इन दोनों के लिए चाय लेकर आई थी। नायला की तरफ देखकर अहमद के दिमाग में घंटी जोर से बजी थी। अरे नायला, यहाँ बैठो, तुम्हें एक ज़बरदस्त बात बतानी है। इसकी बात सुनकर फवाद से गोरा था, मगर इसने इसकी तरफ देखा भी नहीं था। कैसी बात। नायला सामने बैठते हुए बोली थी। एक्चुअली मुझे एक बुटीक का मालूम हुआ है, सुना है वहाँ बिल्कुल लेटेस्ट डिज़ाइन के कपड़े मिलते हैं। मैं और फवाद सोच रहे थे कि तुम्हें भी एक दो जोड़े दिलवा दे। अहमद की बात सुनकर फवाद मुतमिन हुआ था। अब इस तक पहुँचने के लिए किसी की मदद तो लेना ही थी। जी सच्ची, कब जाना है। नायला तो जैसे तैयार बैठी थी, बस जैसे ही ये मोहब्बत की चमक उतरेगी। इसकी बात पर नायला के सारे दांत चमके थे और अहमद को अब एक और मौका लगा था। आज वो 4 दिन बाद कॉलेज आई थी। इसका अच्छा खासा नुकसान भी हुआ था। अब इसे पिछले असाइनमेंट भी मुकम्मल करनी थी। इसके लिए इसने इमिया की मदद ली थी, क्योंकि इसके अलावा इसकी यहाँ किसी से दोस्ती नहीं थी। इसी ने इसे बताया था कि इंग्लिश के एक न्यू टीचर आए हैं और उन्होंने अच्छा खासा काम करवा दिया है, मगर इमिया के होते हुए इससे ज़्यादा परेशानी नहीं हुई थी, क्योंकि वो इसके नोट्स कॉपी कर लेती थी। इस वक्त भी वो क्लास में मौजूद इमिया से ही इसी बारे में बात करती। जब वो क्लास में दाखिल हुए थे, इसका ध्यान इस तरफ नहीं था। वो अपने नोट्स मुकम्मल करने में लगी हुई थी। जब सर ने अटेंडेंस लेना शुरू की थी और अपना रोल नंबर सुनते इसने सामने देखते हुए कहा था, प्रेजेंट सर, और अपनी नज़र हटा नहीं सकी थी। सर ने इसे खड़े होने का कहा था और वो खड़ी हुई थी, लेकिन इसे सुनाई नहीं दे रहा था कि वो क्या कह रहे हैं। वो बस हैरानी से इन्हें देख रही थी। इसने सोचा भी नहीं था कि कॉलेज के बाहर खड़ा वो शख्स इस तरह इस कॉलेज के अंदर इसका उस्ताद बन कर आ जाएगा। वो तो इस वाक़े को भूल भी चुकी थी, लेकिन अब ये शख्स शायद इसे कुछ भूलने नहीं दे रहा था। नायला, नायला, इमिया की आवाज़ ने इसे होश में लाए हूँ। इसने इमिया की तरफ देखते हुए कहा था, सर ने तुम्हें बैठने का कहा है, बैठ जाओ। अब वो कुछ ना समझते हुए बैठ गई थी। इसने तो सुना ही नहीं था कि सर ने क्या कहा था। क्लास ख़त्म होने के बाद जाते हुए सर ने इसे ऑफिस में बुलाया था। वो जानती थी कि उसे इससे बदला लेगा। इसे शख्स से बेहद डर लग रहा था। पता नहीं क्या क्या दुरूद पढ़कर इसने खुद पर फूंक कर ऑफिस का दरवाज़ा नॉक किया था। कमीन अंदर से सर की आवाज़ आई थी। इसने दरवाज़ा खोलकर अंदर कदम रखा था। दरवाज़ा बंद करके वहीं खड़ी हो गई थी। इसने एक गहरी नज़र इसके वजूद पर डाली थी और अपनी कुर्सी से खड़ा होकर इसकी तरफ आया था। इनका हिचकिचाना बताता है कि वो भूले नहीं है हमें, शायराना अंदाज में कहा था। नायला ने ना समझते हुए इसे देखा था। जी, वो बस इतना ही कह सकी थी, ये जो समझ कर भी ना समझ बनते हो, कसम से बहुत प्यारे लगते हो। इसके लहजे में एक अजीब सी मिठास थी, जिसे हर लफ्ज़ से दिल से अदा किया जा रहा हो। नायला ने इसकी तरफ देखा था, मगर इसकी आंखों की कशिश से घबरा कर इसने दोबारा नज़रें झुका रही थी। आपने बुलाया था मुझे। इसने बहुत मुश्किल से ये लफ्ज़ कहे थे और इसकी घबराहट देखकर सामने खड़े शख्स के होठों पर मुस्कुराहट फैल गई थी। आपको बुरा लगा। इसने नायला की तरफ थोड़ा झुकते हुए कहा था। नहीं, बेख्तियार सा जवाब था। वो हैरान थी खुद पर मुझे लगा इसका लहजा बदला था। क्या एक बार फिर वो डर गई थी। सिर्फ आपको देखने के लिए मैं इस कॉलेज का प्रोफेसर बन गया और आप हैं कि कॉलेज ही नहीं आई। इसने शिकवा किया था, जैसे दोनों में बहुत कुर्बत हो। वो कुछ पर्सनल वजूहात इसने जवाब दिया था। हम भी तो आपके पर्सनल हैं, हमारा भी ख्याल रख लिया करे जनाब। मोबाइल उठाता हुआ अंदाज था। नायला को अपनी हिम्मत ख़त्म होती महसूस हुई। मैं चलती हूँ। फ़ौरन ही दरवाजे की तरफ बढ़ी थी जब इसका हाथ पकड़ा था दूसरी मरतबा। प्लीज़ थप्पड़ मत लगाना, मैं बस तुम्हें रोकना चाहता था। इसने फ़ौरन इसका हाथ छोड़ते हुए इस अंदाज में कहा था कि नायला अपनी पिछली हरकत पर शर्मिंदा हो गई थी। आई एम सॉरी, इसने कहा था। किस लिए इसे समझ नहीं आया था। इस दिन के लिए मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, बस गुस्सा आ गया था मुझे। वो वाकई शर्मिंदा हुई थी। वो थप्पड़ तो इस बात का सबूत था कि मेरी प्रिंसेस कोई आम लड़की नहीं है, कोई भी इसका हाथ पकड़ ले। वो इसके मेरी प्रिंसेस कहने पर हैरान हुई थी और इसकी हैरानी को समझते हुए मुस्कुराया था। नाम नहीं जानना, इसने सवाल किया था। किसका? अपने प्रिंस का। वो शायद समझ गई थी, मगर फिर भी खामोश थी। फिर इसने खुद बताया। बंदे को फाइज कहते हैं। मैं चलती हूँ। वो फ़ौरन ही वहाँ से चली गई थी, जैसे बस नाम जानने के लिए खड़ी थी। वो बुटीक से घर पहुँची थी जब मामा इसके कमरे में आई थी। थक गई होगी उन्होंने इसे सोफ़े में
आंखें मूंदे बैठे देखकर पूछा था मामा की आवाज़ पर वो आंखें खोलकर सीधी होकर बैठी थी। मामा भी इसके पास ही बैठ गई थी। जी बस ये तो रोज़ की थकन से मुस्कुराहट हल्की सी मुस्कुराहट के साथ मामा के कंधे पर सर रखते हुए कहा था, इसलिए तो कहती हूँ कभी कभी आराम कर लिया करो, रोज़ जाने की क्या ज़रूरत है, जाना भी ज़रूरी होता है ना मामा, वरना स्टाफ की गलती कैसे पता चलेंगी, गलतियों को माफ़ करना भी सीख लो नूर, सिर्फ इसे ढूंढा मत करो, मामा ने खास अंदाज में कहा था और इसी अंदाज को वो समझ चुकी थी। माफ़ी गलती की तो होती है मामा, और मैं गलतियों पर माफ़ कर दिया करती हूँ, आप तो जानती हैं, इसने मामा के कंधे से सर उठाते हुए कहा था। तुम्हारे पापा तुम्हारी सूरत देखने को तरस जाते हैं, सारा दिन तुम बुटीक में होती हो, इनके आने से पहले कमरा लॉक करके सो जाती हो, ऐसा क्यों करती हो तुम, हमेशा की तरह आज भी वो इसके बाबा की वकील बनकर आई थी, ऐसी कोई बात नहीं है मामा, बुटीक जाना ज़रूरी होता है और आप जानती हैं मैं थक जाती हूँ इसलिए जल्दी सो जाती हूँ, उसने आम से अंदाज में कहा था और उठकर ड्रेसिंग की तरफ गई थी। कल तुम्हारे अंकल और फिजू फैजू को तुम्हारे बाबा ने खाने पर बुलाया है, जल्दी आ जाना कल, मामा ने इसके चेहरे को गौर से देते हुए कहा था। सॉरी मामा, कल मेरी बुटीक में न्यू डिज़ाइनर्स शो होंगे तो मैं लेट हो जाऊंगी, आप परेशान ना हो, मैं फैजू को समझा दूंगी, वो आम से अंदाज में कहती वॉशरूम में जा चुकी थी, तुम कब तक भागोगी सच्चाई से नूर, मामा ने अफसोस के अंदाज में सर हिलाकर कहा था। रात को वो सोने के लिए लेटी थी मगर नींद इसकी आंखों से बहुत दूर थी, इसकी हालत बहुत अजीब हो रही थी, फाइज के कहे हुए अल्फाज इसके कानों में पर गूंज रहे थे। वो आंख बंद करती तो इसकी मुस्कुराती आंखें इसके सामने आ जाती। क्या हो गया है मुझे, तंग आकर वो उठकर बैठ गई थी। क्यों बार बार इसका ख्याल आ रहा है, इसने सर थाम लिया था। सो जा नाला, सुबह कॉलेज आना। इसने दोबारा सोने की कोशिश की थी मगर नींद आंखों से दूर थी। सुबह इसकी आंख जल्दी खुल गई थी, जाहिर है जब सोया ही ना गया हो तो आंख तो खुलनी ही थी। कॉलेज पहुंचकर भी इसकी हालत अजीब रही थी, इसका सामना करने का हौसला नहीं हो रहा था। क्लास शुरू हो गई थी और सर फाइज लेक्चर दे रहे थे, पूरी क्लास में खामोशी थी, सब इनका लेक्चर सुन और समझ रहे थे, बस एक वही थी जो इन्हें सुन कम और देख ज़्यादा रही थी। इसने आज महसूस किया था कि इस इंसान की शख्सियत में कशिश थी और इनके बोलने का अंदाज भी ऐसा था कि सुनने वाला बस सुनना ही चाहिए। इससे वक्त गुजरने का एहसास नहीं हुआ था, कब लेक्चर ख़त्म हुआ और कब इस क्लास ऑफ हो गई थी। सब क्लास से उठकर जा रहे थे। इमिया की वजह से इसे भी होश आया था और वो भी क्लास से उठकर चली गई थी। आज सर ने इसे नहीं बुलाया था, ना ही इससे कोई बात हुई थी आज का दिन, फिर भी इसे अलग सा लगा था क्योंकि आज इसने फाइज को एक अलग अंदाज में ही देखा था। वो घर आई थी जब सामने ही फवाद भाई इसे नज़र आ गए थे। आगे तुम जल्दी से चेंज करके आओ और खाना खाओ, खैरियत है, आप आज इतनी जल्दी क्यों आ गए हैं और मैं जल्दी क्यों करूं, आज पहली बार था कि वो जल्दी आया था। अरे यार नहीं, तुम्हें बुटीक जाना है ना, तुम्हारे लिए जोड़ा लेने, वो तो जाना है पर मुझसे ज़्यादा आपको जल्दी क्यों है, वो इससे कुछ मशकूक से लगे थे। एक तो तुम सवाल बहुत करती हो, जल्दी जाओ। अब इसने इसके कंधे से आगे की तरफ धकेला था, जा रही हूँ, वो ऊपर चली गई थी। इसने बुटीक के सामने गाड़ी रोकी थी। नायला दरवाज़ा खोल कर उतरने लगी थी जब इसे वहीं बैठकर देखकर बोली, आप नहीं जाएंगे। इसने सर नफ़ी में हिलाया था। क्यों? क्योंकि मैं थका हुआ हूँ, यहीं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा, तुम जाकर ड्रेस पसंद करो, अगर समय ना आए तो फिर इस बुटीक की ओनर से मिलना, वो तुम्हें अंदर से अच्छे ला कर देंगे। इसकी बात पर नाला कुछ हैरान ज़रूर हुई थी। आपको कैसे पता, आप जानते हैं इन्हें? नहीं, अहमद ने बताया था, बालों पर हाथ फेरते हुए इसने कहा था। अच्छा ठीक है, मैं जाती हूँ। वो गाड़ी से उतर गई थी जब इसका नाम लिया था नायला। इसकी आवाज़ पर इसने खिड़की से झुककर इसकी तरफ सारी नज़रों से देखा। तुमने एक काम और भी करना है, इसने सामने देखते हुए कहा था। क्या? और अब वो इसका काम सुन रही थी। वो बुटीक के अंदर आई थी और सामने खड़ी टीना की तरफ गई थी। एक्सक्यूज़ मी, इसने कहा था। टीना फ़ौरन इसकी तरफ मतवज्जो हुई थी। जी मैम, कहीं मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? मुझे मिस नूर से मिलना है, आप इन्हें बुलवा दें प्लीज़, इसने रिक्वेस्ट की थी। आप इन्हें जानती हैं? टीना ने रिसीवर उठाते हुए कहा था। जी, आप इन्हें कहें कि मुझे इनसे ज़रूरी काम है। ओके। टीना ने ऑफिस में नूर से बात की थी और नूर ने इसे अंदर बुलवा लिया था। वो अब ऑफिस के अंदर दाखिल हुई थी। बैठी नूर ने इससे सामने रखी कुर्सी पर बैठने का इशारा किया था लेकिन वह बैठी नहीं थी। मिस नूर, मुझे आपके डिज़ाइंस बहुत पसंद है और मुझे आपकी थोड़ी मदद चाहिए आज। इसकी बात सुनकर नूर भी खड़ी होकर इसके पास आ गई थी। कहिए, क्या कर सकती हूँ मैं आपके लिए? मैंने सुना है आज आपकी बुटीक में लेटेस्ट डिज़ाइन आए हैं जो कि आप शाम को शो करेंगी। जी बिल्कुल, मैं शाम को थोड़ी मसरूफ़ हूँ तो यहाँ नहीं आ सकूँगी, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरे हाथों से कोई अच्छा ड्रेस निकल जाए, इसलिए अगर आप मेरे लिए एक न्यू ड्रेस अलग करके रख देंगी तो मैं कल आकर ले लूँगी। वो इसकी
वो इसकी मैं आपको डबल पे करूँगी, इसने असबाब बताई थी। देखिए मैं ऐसा कर तो सकती हूँ मगर मुझे आपकी पसंद का कोई इल्म नहीं है। इसकी आप फ़िक्र मत करें, आपकी पसंद पर मुझे पूरा यकीन है। इसने खुशी से कहा था, चलिए ठीक है, आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे जाएँ, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँगी। इसकी बात पर नाला की आंखों में कामयाबी की चमक आई थी। ज़रूर, ये मेरे घर का नंबर है, आप इस पर इन्फॉर्म कर दीजिएगा। इसने एक कागज़ निकाल कर इसे दिया था, जिसे नूर ने अपने बैग में रख लिया था। थैंक यू, यू वेलकम, नूर ने मुस्कुराकर कहा था। नैला अब बाहर के जानी बड़ी थी। गाड़ी में बैठे फवाद की तरफ इसने विक्ट्री का निशान इशारा किया था और वह मुस्कुराया था। वो ठीक से बाहर निकली थी कि सामने फैजू इसे गाड़ी से टेक लगाए खड़ा नजर आया था। इसे देखकर वो समझ चुकी थी कि इसे मामा ने ही भेजा होगा। अब वो सीधा फैजू की तरफ आई थी, जो इसे देखकर सीधा खड़ा हो गया था। तो मामा ने ड्राइवर भेज ही दिया। इसे मुस्कुराकर कहा था, हाँ, क्योंकि इन्हें यकीन था कि तुम बिना ड्राइवर के रात देर से घर आओगे। इसने इसके लिए गाड़ी का दरवाज़ा खोलते हुए कहा था, वो तो मैं अब भी देर से जाऊंगी, इसने एक शान से कहते हुए कहा और अंदर बैठ के ड्राइविंग सीट का दरवाज़ा खोलकर फैजू भी बैठ चुका था। फिर हम दोनों ही देर से जाएंगे, इसने गाड़ी स्टार्ट करते हुए कहा था। मुस्कुराई थी, कौन सी मूवी दिखा रहे हो? फिर नूर ने थोड़ी देर बाद कहा था, हॉरर, तुम्हें देख तो चुकी हूँ। इसका इशारा हॉरर की तरफ था, पर मैंने अब तुम्हें दिखाना है ना। वो सामने ही देख रहा था। वेरी फनी, इसने कहकर कहकर खिड़की की जानी मुंह मोड़ लिया था। वो मूवी देखने के बाद डिनर पर चले गए थे। इन्हें सब में रात देर हो गई थी। जब वो घर पहुंची तो मामा इसे अपने इंतजार में इसके कमरे में बैठी नजर आई थी। इसे तुम्हें लेने भेजा था और वो भी तुम्हारे साथ ही रह गया। मामा खड़े होकर कहा था, आप जानती हैं कि मैं और वो हमेशा रह ही जाते हैं। ड्रेसिंग की तरफ आकर इसने कहा था, इसी बात का तो अफसोस है कि तुम दोनों रह ही गए हो तो बहुत पीछे। वो कहते साथ ही कमरे से जा चुकी थी। हमारे साथ हमारी ज़िंदगी भी बहुत पीछे रह गई मामा, आप कब समझेंगी? इसने खुद कलामी की थी। रात वो सोने के लिए लेटी थी जब इसका मोबाइल बजा था। इसने देखा कोई अनजान नंबर था। इसने वक्त देखा, रात के 12 बज रहे थे। मामा और फवाद भाई भी अपने अपने कमरों में जा चुके थे। इसने रिसीव ना करना ही बेहतर समझा था। कुछ देर बाद दोबारा मोबाइल बजा था। अब की बात से तशवीश हुई थी, न जाने कौन है। इसने कॉल रिसीव कर ली थी। हेलो, कोई मर्दाना आवाज़ आई थी। कौन? इससे लगा शायद कोई रॉन्ग नंबर है। तुम्हारा प्रिंस जवाब आया था और वो समझ गई थी आप। इसने यकीन चाहा था। हाँ मैं। इसने यकीन दिलाया। मेरा नंबर कैसे आया आपके पास? मेरे पास ही तो आना था। इससे आ गया। गंभीर आवाज़ थी। कॉल क्योंकि इस वक्त वो बात बदलना चाहती थी, याद आ रही थी। वो बात बढ़ाना चाहता था। किसकी? बेख्तियार कहा था। उफ नाइला, पागल हो क्या? इसने खुद को कोसा था। तुम्हारी अब आपसे तुम तक का सफ़र पूरा हुआ था। मैं सो रही हूँ। तुम्हारी आप से तुम तक का सफ़र पूरा हुआ था। मैं सो रही हूँ। वो दिल की अजीब हालत से घबरा रही थी। मेरी नींदें उड़ाकर अजीब मदहोश कर देने वाला लहजा था। वो कुछ बोल नहीं सकी थी। आज मैं तुम्हें सोने नहीं दूंगा, इसने कहा था और नैला का दिल ज़ोर से धड़का था। जी, वो बस इतना ही कह सकी थी। जी, आज तुम मुझसे बात करोगी जब तक मुझे नींद नहीं आती। फैसला कौन लहजा था और जैसे इसे इनकार करना इसके बस में नहीं था। और फिर ऐसा ही हुआ था। रात ढलती रही थी और वो इस दुनिया से बेखबर एक दूसरे की दुनिया में गुम थे। ये इब्तिदा थी। मोहब्बत ने आगाज़ कर लिया था। एक नई कहानी जन्म ले रही थी। वक्त एक नए सफ़र की इब्तिदा कर रहा था। आगे क्या होना था? सुबह वो कॉलेज जाने के लिए बहुत दिल से तैयार हुई थी। पूरी रात जागने के बाद भी इससे नींद का एहसास नहीं हो रहा था। मोहब्बत में नींदें उड़ जाया करती हैं। वो कॉलेज पहुंचकर भी बेचैन ही हो रही थी। इसे एक पल का सुकून नहीं मिल रहा था। वजह नींद या मोहब्बत नहीं, वजह इसकी गैर मौजूदगी थी। आज वो कॉलेज नहीं आया था। उसने तो कहा था कि वो ज़रूर आएगा, फिर वो क्यों नहीं आया? नाला को बस यही परेशानी लगी हुई थी। एक दो बार तो दिल किया कि इसे कॉल करके पूछ ले, मगर फिर ये सोच कर रुक जाती कि वो क्या सोचेगा। अब अच्छा थोड़ी लगता है इस तरह, मगर वो बेचैन ही रही थी। न जाने कहाँ है वो। फवाद ऑफिस में एक मीटिंग अटेंड करके निकला था जब इसका मोबाइल बजा। एक अनजाना नंबर था। हेलो, इसने कहा था। हेलो मिस नायला से बात करनी थी। इसकी आवाज़ इसके कानों तक पहुंची थी और इसकी होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई थी। बहुत दिनों बाद सुनी थी इसकी आवाज़। वो थोड़ी बिजी हैं, आप मैसेज दे दें। ओके, इन्हें इन्फॉर्म कर दीजिएगा इनका ड्रेस रेडी है, वो आकर ले जाएं ज़रूर, जैसा आप कहें। इसने मायने के इस अंदाज में कहा था जिसे वो समझ नहीं सकी थी। कॉल बंद हो गई थी और फवाद ने इस नंबर को फूल के नाम से सेव कर लिया था। फिर इसने एक और नंबर डायल किया था। वो अभी कॉलेज से आई थी जब इसका मोबाइल बजा था। इसे तेज़ी से कॉल रिसीव कर ली थी। हेलो, तुम्हारा ड्रेस रेडी हो गया है। आवाज़ फवाद की थी और नैला के चेहरे पर मायूसी के साए लहराए थे। अच्छा, फिर आप आ जाएं तो जाने फिर आप आ जाएं तो जाते हैं लेने, इसने कहकर कॉल बंद कर दी थी। दिल अब भी बेचैन था। इसे अपनी ही हालत अजीब लग रही थी। एक इंसान जो अभी कुछ दिन पहले ही इसकी ज़िंदगी में आया था,
वो इसके लिए अचानक इतना अहम हो गया था, इसकी गैर मौजूदगी से बेचैन कर रही थी, इसकी आवाज़ सुनने को इसके कान तरस रहे थे और इससे कॉल करने की हिम्मत भी नहीं थी, कितनी मुश्किल में फंस गई थी वो। इसने खाना भी बराए नाम ही खाया था, खाने से फारिग होकर वो उठी ही थी कि फवाद आ गया। चले, इसने आते साथ कहा था, कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? अम्मी ने पूछा। आपकी बहू से मिलने, नाला ने कहा था, जिस पर फवाद गड़बड़ा गया था। क्या बहू? अम्मी अब इसकी तरफ सवाली नज़रों से देख रही थी। अम्मी ऐसे ही बोल रही है, ये हम इसके लिए जोड़ा लेने जा रहे हैं, फवाद ने इसे आंखें दिखाते हुए कहा था, और वो जोड़ा आपकी बहू की बुटीक से लाऊंगी मैं। इसने तो जैसे हर पोल खोलने का सोच रखा था। फवाद क्या कह रही है ये? तुमने मुझे बताया भी नहीं। उन्होंने अब इससे शिकवा किया था, अम्मी मजाक कर रही है, ये ऐसी कोई बात नहीं है। इसने अब भी नहीं माना था। वो तो तुम्हारी आंखों की चमक और इस मुस्कुराहट से पता लग रहा है उन्होंने इसका चेहरा पढ़ लिया था। ओफो, चलो तुम्हें तो मैं बाद में बताता हूँ। वो नाला का बाजू पकड़ के से बाहर खींच लाया था। क्या जरूरत थी अम्मी को बताने की? गाड़ी स्टार्ट करते हुए वो बोला था, इनकी दुआएं ही आपको कामयाब करेंगी भाई। इसके जवाब पर फवाद ने सर हाँ में सर हिलाया था। माँ की दुआएं ही रास्ते आसान कर सकती हैं। वो आज भी बाहर ही था। नाला अंदर गई थी और कुछ देर बाद एक बैग उठाती हुई वापस आ गई थी। पीछे दरवाज़ा खोल के उसने बैग रखा था और खुद आगे बैठ गई थी। उफ भाई, सच्ची भाभी की पसंद बहुत अच्छी, इतना खूबसूरत ड्रेस है ये। इसने एक्साइटमेंट में कहा था। इसकी हर चीज़ ही खूबसूरत है। इसने खोए हुए लहजे में कहा था। ओहो, आपने बहुत गौर से देखा है इनकी हर चीज़ को। इसने इसे छेड़ा था। नहीं, हमें तो इसे देखना भी नसीब नहीं होता। इसे जैसे बहुत दुख था। अब तो हो जाएगा। हाँ, अब तो होना ही है। इसने गाड़ी आगे बढ़ा दी थी। नाला खिड़की से बाहर देखती फिर किसी की सोच में गुम हो चुकी थी। पूरा दिन गुजर चुका था मगर अब तक फाइज की कॉल नहीं आई थी। अब वो तकरीबन मायूस हो चुकी थी। रात 2 बजे के करीब इसका मोबाइल बजा था। इसे नींद में मुश्किल से आंख खोलकर कॉल रिसीव की थी। हेलो, आवाज़ में नींद आवाज़ थी। मैं तो समझ रहा था तो मेरी याद में जाग रही होगी, मगर शायद गलत था मैं। इसकी आवाज़ में मायूसी थी और नाला की नींद अब भाग गई थी और वो फ़ौरन सीधी होकर बैठ गई थी। आप? इसने इतना ही कहा था। कैसी किसी और का होना था? वो बहुत संजीदा था। नहीं तो यानी मुझे ही होना था? वो पुरशौक अंदाज था। नहीं मतलब मैंने ये तो नहीं कहा। वो गड़बड़ा गई थी। इसी बात का तो अफसोस है कि तुम कुछ कहती नहीं हो। इसे वाकई अफसोस था। आप आज आए नहीं थे। खैरियत? इससे और कुछ समझ नहीं आया था। तुमने मुझे मिस किया? एक आस थी। नहीं, झूठ पर जबान लड़खड़ाई थी। मिस तो इन्हें किया जाता है जो दिल के करीब हो, और मैं तो कुछ भी नहीं ना तुम्हारे लिए। इसकी आवाज़ में एक दुख था जो नाला को अच्छा नहीं लगा था। ऐसी कोई बात नहीं है। फिर कैसी बात है? आपकी कमी महसूस हुई इसलिए ही तो पूछा है। बहुत मुश्किल से अदा किए गए थे ये अल्फाज। इसने तो कॉल करके पूछ रही थी। वो इसे हक दे रहा था। मैंने सोचा आप डिस्टर्ब होंगे, तुम्हारे ना होने से हो जाता हूँ। सच्चाई अल्फाजों से झलक रही थी। नाला ने गहरी सांस ली थी। बेचैन तो वो भी बहुत ही, तो हूँ मगर मैं तो हूँ, कहाँ हूँ? आपके साथ पहला कदम था इजहार का। मैं भी हूँ कहाँ तुम्हारे पास? इसने तो फासला ही ख़त्म कर दिया था। मोहब्बत एहसास ही ऐसा जो फासले समेट लेता है, लेकिन कुछ मोहब्बतों के नसीब में फासले ख़त्म होना इतना आसान नहीं होता। जैसे नायला के कमरे से थोड़ा आगे जाकर सीधे हाथ के कमरे में मौजूद मोहब्बत जो फासले समेटने की कोशिश कर रही थी। वो बेचैनी से कमरे में चक्कर लगा रहा था। इसकी समझ में नहीं आ रहा था वो क्या करे। अभी 12 बजे ही इसने नूर को कॉल की थी, मगर इसने कॉल उठाते साथ कहा था, फैज़ू तुम परेशान मत हो, मैं बस पहुंच गई हूँ घर। तुमसे बाद में बात करती हूँ, बाय। वो बहुत जल्दी में थी, शायद इसलिए बिना देखे कॉल रिसीव करके बस अपनी कहकर कॉल बंद कर चुकी थी। और ये फैज़ू कौन है? बस एक ही सवाल था जो इसे परेशान कर रहा था। कहीं ये वो तो नहीं जिसे अहमद ने बैंक में देखा था। वो जैसे एक नतीजे पर पहुंचा था। इसने मोबाइल उठाकर दोबारा कॉल मिलाई थी। बेल जा रही थी और थोड़ी देर बाद इसकी आवाज़ सुनाई दी थी। हेलो, कौन बात कर रहा है? इसकी आवाज़ बिल्कुल नॉर्मल थी, यानी वो अब तक जाग रही थी। फवाद बोल रहा हूँ, आपको मायूसी होगी मेरा नाम सुनकर। शायद इसके लहजे में गुस्सा था। क्या मतलब? वो समझ नहीं सकी थी ये फैज़ू कौन है। वो फ़ौरन सवाल हुआ था और दूसरी तरफ वो हैरान हुई थी। आप कौन है? मोहब्बत का मुसाफिर फवाद। आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला? वो तो समझी थी कि इस शख्स से बोल चुका होगा। आपने दिया था? वो पुरसकून अंदाज था। मैंने इसे याद नहीं आ रहा था कि इसने कब दिया था। हाँ, आपने मोहब्बत अपना पता खुद ही देती है। हाँ, खुद ही देती है। आपने भी दे दिया। मुझे इस किस्म की फजूल बातें पसंद नहीं है। सीधी तरह बताएं कॉल क्यों की है? इसे अब गुस्सा आया था। आपको मैं एक बदतमीज़ और बुरा इंसान लगता हूँ? अजीब सवाल था। वो हैरान हुई थी। नहीं, ऐसे वो इंसान बुरा कैसे लग सकता है जिसके लाए हुए फूल अब तक इसके ऑफिस में मौजूद थे? तो फिर आप मुझसे एक अच्छे दोस्त की तरह बात क्यों नहीं कर सकती? वो बहुत संजीदा था। अच्छा दोस्त? हाँ, मैं सिर्फ आपका एक अच्छा दोस्त बनना चाहता हूँ जिससे आप अपनी हर ज़रूरत, हर काम और अपने हर गम में शरीक कर सके। इससे के लहजे में एक हसरत थी। और आप ऐसा क्यों चाहते हैं? इस शख्स का मसला समझ नहीं आया था। क्योंकि मुझे भी एक अच्छे दोस्त की ज़रूरत है। वो इससे इस तरह मना सकता था। मैं एक अच्छी दोस्त नहीं बन सकती। मैं बना दूंगा। मैं आप एतबार क्यों करूँ? इसका सवाल भी अजीब था। वो मुस्कुराया था। वो तो आप कर चुकी हैं। आपको ऐसा क्यों लगता है? अगर आपको एतबार ना होता तो वो
फूल अब तक वहाँ ना होते। वो हैरान हुई थी, आपको कैसे पता? मोहब्बत का मुसाफिर हूँ और मोहब्बत हर रात से पर्दा उठा देती है। उफ, मुझे नींद आ रही है। बायस ने कॉल बंद की थी। वो मुस्कुराया था, पहला कदम पर वो कामयाब हो रहा था। इसकी नींद भाग गई थी और वो इससे शख्स पर एतबार कर बैठी थी, इसे इग्नोर नहीं कर पा रही थी इतने दिनों तक। जब जब इसने इन फूलों की तरफ देखा था तब तक इसे वो शख्स से याद आया था। वो इसे भूली नहीं थी और इसे भी वो याद थी। इसे इस बात की खुशी थी, मगर इसके लहजे और अंदाज में जो मोहब्बत वो महसूस कर रही थी, इससे डर लग रहा था, मगर वो इसकी दोस्ती खोना नहीं चाहती थी। ये पहला इंसान था जिस पर दिल ने एतबार किया था। दोस्ती में तो कोई हर्ज नहीं है, इसने फैसला किया था, कम से कम इसे दोस्ती पर तो इसका हक है। अगली सुबह इसकी आंख देर से खुली थी। इसने मोबाइल पर टाइम देखा था, 10 बज रहे थे। इसके साथ ही इसके आए हुए मैसेज पर नज़र पड़ी थी। इसने मैसेज खोला था, गुड मॉर्निंग लिखा था। इसने इसके जवाब में यूट्यूब लिख कर भेज दिया था और उठकर बुटीक जाने की तैयारी करने लगी। वो ऑफिस पहुंचा था जब इसका मैसेज आया था। यूट्यूब इसका जवाब पढ़कर इसके होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई थी। आज की मॉर्निंग वाकई बहुत गुड थी। वो बुटीक आई थी, सब पर एक नज़र डालकर ऑफिस में आ गई थी। जब सामने रखे फूलों पर इसकी नज़र पड़ी थी, बेख्तियार वो मुस्कुराई थी और इन फूलों को छूकर महसूस किया वो वही कागज़ के फूल थे और इनमें से खुशबू भी बिल्कुल असली फूलों जैसी आ रही थी। आज की मॉर्निंग वाकई बहुत गुड थी, इसने सोचा था। वो आजकल बहुत खुश थी। ज़िंदगी अचानक ही बदल सी गई थी। खुशी तो इस बात की थी कि ये बदलाव बहुत खूबसूरत था। वो भी बदल गई थी। मोहब्बत इंसान को बदल देती है। सारी सारी रात फ़ाइल से बातें करना और फिर कॉलेज में भी इससे क्लास के अलावा भी ऑफिस में जाकर से मदद लेना, कभी कभी साथ लंच कर लेना, इसका रोज़ का मामूल था। बहुत कम अरसे में वो एक दूसरे के बहुत करीब आ गए थे, इतने कि अब एक दिन भी आकर बात ना हो तो वो पूरा दिन बेचैन गुजरता था। आजकल वो लोग अपने पेपर्स की तैयारी में मसरूफ़ थे। फ़ाइज़ इसकी तैयारी में इसकी मदद कर रहा था। इसे बाकायदा एक्स्ट्रा क्लासेस भी दे रहा था। इनके बीच की कुर्बत किसी से छुपी नहीं थी। वक्त गुजर रहा था और अब वो अपने इम्तिहान की तैयारी में मसरूफ़ थी। वो इस वक्त बुटीक से निकली थी जब सामने से फवाद अपने इंतज़ार में खड़ा नज़र आया था। वो इसकी तरफ बढ़ी थी, इसके करीब बातें। फवाद ने इसके लिए गाड़ी का दरवाज़ा खोला था और वो अंदर बैठ गई थी। इसने दरवाज़ा बंद करके खुद ड्राइवर सीट संभाल ली थी। थक गई हो? फवाद ने पूछा था। इन दिनों इन दोनों के दरमियान दोस्ती हो गई थी। फासले बस इतने ही सिमटे थे कि बात आप से तुम तक आ गई थी। हाँ, ये रोज़ का मामूल है, इसने सामने देखते हुए कहा था। इसलिए तो मैं रोज़ आ जाता हूँ तुम्हारी थकन उतारने, इसने मायने खेजी अंदाज में कहा था। वह बस मुस्कुराई थी। कहाँ जा रहे हैं हम आज? वो इसे रोज़ एक नई जगह लंच करवाने ले जाता था, चाइनीज़ खाने। इसने इस बात में सर हिलाया था। थोड़ी देर बाद वो एक रेस्टोरेंट में मौजूद थे। वेटर खाना रख के जा चुका था। फवाद मुसलसल से देख रहा था। वो इससे वो चिढ़ गई थी। क्या हुआ है, क्यों देख रहे हो ऐसे? वो कुछ समझने की कोशिश कर रहा था। इसने नज़र हटाते हुए कहा था, क्या यही कि ये थकन काम की है या कोई और वजह? इसकी बात पर कुछ पल के लिए वो घबरा गई थी। और क्या वजह होनी है, ज़ाहिर है काम की है। इसने नज़रें चुराते हुए कहा था, खुदा करे कि काम की हो। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें काम के अलावा किसी और वजह से थकन हो। कोई वजह नहीं है। और इसने मुस्कुराकर कहा था। इसी वक्त इसका मोबाइल बजा था। इसने नाम पढ़ा था। हेलो नूर यार, कहाँ हो तुम? अभी फैज़ू की आवाज़ थी। एक फ्रेंड के साथ लंच करने आई थी। इसने फवाद की तरफ देखते हुए कहा था, जो इसी को देख रहा था। अच्छा जल्दी आ जाओ यार, मैं तुम्हारी बुटीक में हूँ, एक ज़रूरी काम था। वो इसके ऑफिस में मौजूद फूलों को देखते हुए कह रहा था। अच्छा मैं बस 10 मिनट में आई। इसने कॉल कट करके फवाद की तरफ देखा था। सॉरी मुझे जाना होगा, फैज़ू इंतज़ार कर रहा है ऑफिस में। वो माज़ा करते हुए खड़ी हुई थी। ये फैज़ू कौन है? इसने पूछा था। कज़न है मेरा, फवाद ने सर हिलाया था। और अब इसे बुटीक छोड़ने जा रहा था। वो 10 मिनट में ही ऑफिस पहुंच चुकी थी जब इसे सामने ही फैज़ू बैठा नज़र आया था। सॉरी तुम्हें इंतज़ार करना पड़ा। वो इसके सामने कुर्सी पर बैठ गई थी। कोई बात नहीं, वैसे भी मुझे अच्छा लगा कि तुमने आखिर कोई दोस्त बना ही लिया। फैज़ू को की नज़र अब भी इन फूलों पर थी। हाँ, कोई इस काबिल मिल ही गया। इसने मुस्कुराकर कहा था, चलो ये भी अच्छा है। वैसे ये फूल भी इसी काबिल इंसान के दिए हुए हैं। इसने आखिर पूछ ही लिया था। नूर की नज़र भी फूलों तक गई थी। वो मुस्कुराई थी और सर इस बात में हिलाया था। मैं समझ गया था कि कोई ख़ास इंसान होगा। वो नूर के चेहरे को गौर से देख रहा था। तुम किसी काम से आए थे? इसने बात बदली थी। तुम किसी काम से आए थे? इसने बात बदली थी। इसे भी अपना काम याद आया था। हाँ, बहुत ज़रूरी काम है। वो आगे को झुका था। नूर अब इसकी बात सुन रही थी। वो रात वो घर पहुंची तो मामा को अपने इंतज़ार में बैठे देखा था। तुम आज भी देर से आई हो? मामा ने खड़े होकर कहा था। जी, और आपको आज फिर एक ज़रूरी बात करनी है। वो जानती थी कि इसका इंतज़ार अब तक सिर्फ ज़रूरी बात करने के लिए किया जा रहा होगा। तुम पहले खाना खा लो, मामा ने कहा। नहीं, फैज़ू के साथ खाकर आई हूँ, उसने सोफे पर बैठते हुए कहा था। तुम दोनों एक ही जैसे हो, घर से भागने वाले। मामा की बात पर एक तलब मुस्कुराहट इसके चेहरे पर आई थी। हम वाकई एक ही जैसे हैं, ज़िंदगी से भागने वाले। इसकी बात पर मामा कुछ देर के लिए खामोश हो गई थी। तुम्हारे बाबा और अंकल फैज़ू की शादी करना चाहते हैं। मामा की बात पर इसने हैरानगी से इनकी तरफ देखा था। अच्छा, इसने सर झुका लिया था। लेकिन फैज़ू कभी नहीं मानेगा, तुम जानती हो।
इसके चेहरे पर तंजिया मुस्कुराहट आई थी। जानती हूँ, सर दोबारा उठाया था। तुम्हारे बाबा चाहते हैं कि तुम इससे बात तो करो, इसे मनाओ। इसने मामा की तरफ देखा था। वो सोच भी नहीं सकती थी कि मामा इससे ये भी कह सकती है। इसकी आंखों में आंसू भर गए थे। वो फौरन खड़ी हुई थी। मामा इसकी तरफ नहीं देख रही थी। वो जानती थी कि इसका क्या जवाब होगा। वो सीढ़ी की तरफ बढ़ी थी। एक कदम सीढ़ी पर रखकर वो रुकी थी। पलट कर मामा को देखा था। पापा से कहेगा कि इसकी शादी में तब तक नहीं होने दूंगी जब तक हम में से कोई एक मर नहीं जाता। वो कहते साथ वो ऊपर अपने कमरे में जा चुकी थी और मामा हाथ सीने पर रखकर वही खड़ी रह गई थी। इसने नूर का नंबर कोई तीसरी मरतबा डायल किया था, मगर वो नहीं रिसीव कर रही थी। न जाने कि उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो ठीक नहीं है। रात के 1 बजे का वक्त था जब इसने एक बार फिर इससे कॉल मिलाई थी। हेलो। इसकी आवाज़ कुछ अजीब थी। तुम रोई हो? फवाद परेशान हो गए थे। नहीं, इसने अपने आंसू साफ करते हुए कहा था। नूर क्या हुआ है, बताओ मुझे। इसके आंसू इससे बेचैन कर रहे थे। कुछ भी नहीं, कुछ तो हुआ है। प्लीज़ नूर, रोना तो बंद करो। वो जानता था कि इसकी आंखों में अब भी तो आंसू ठहरे होंगे। ज़िंदगी बहुत मुश्किल है। फवाद खिड़की से बाहर आसमान देखते हुए उसे कह रही थी, मैं आसान बना दूंगा। वो ख्यालों में से देख रहा था। तुम किस्मत को हरा नहीं सकते, मैं हरा सकता हूँ। पर वो पुरयकीन था। कैसे? हथियार से। वो हल्का सा मुस्कुराई थी इसकी बेवकूफ़ी पर। किस्मत से कोई भी हथियार से नहीं लड़ सकता। अगर लड़ भी ले तो जीत नहीं सकता। मेरे पास जो हथियार है वो किस्मत को हराने के लिए काफ़ी है। कौन सा हथियार है तुम्हारे पास? वो जानना चाहती थी। मोहब्बत। जवाब आया था, मोहब्बत। मोहब्बत तो खुद ला हासिल होती है फवाद। एक ला हासिल चीज़ किस्मत से नहीं लड़ सकती। नजरें अब भी आसमान पर थी। मोहब्बत ला हासिल नहीं होती। मोहब्बत करने वालों का हौसला कभी कभी कम होता है, इसलिए इनकी मोहब्बतें ला हासिल रह जाती हैं। इसका जवाब आया था, नहीं फवाद, मोहब्बत करने वालों को मोहब्बत के साथ हौसला भी भरपूर मिलता है, मगर ये जो वक़्त है ना, फवाद इन मोहब्बतों को इस जगह जाकर मारता है जहाँ सारे हौसले धरे के धरे रह जाते हैं। इसका अंदाज़ खोया खोया था। फवाद चूका था। मेरी मोहब्बत वक़्त को बदलने का हौसला भी रखती है। वक़्त चाहे तो आज़मा ले। इसे बहुत यकीन था। नूर को इस यकीन से डर लगा था। आज़माइश मत मांगो फवाद, मोहब्बत तो खुद आज़माइश है, और अगर वक़्त ने भी आज़माइश शुरू की तो आज़माइश मत मांगो फवाद, मोहब्बत तो खुद आज़माइश है, और अगर वक़्त ने भी आज़माइश शुरू की तो आंसू भी साथ नहीं देंगे। इसने कॉल बंद कर दी थी। फवाद इसकी बातों से ज़्यादा इसकी मायूसी पर हैरान था। आखिर वो मोहब्बत से इतनी मायूस क्यों थी? वक़्त की कौन सी आजमाइश सह रही थी? वो क्या इसने इसकी ज़िंदगी में आने में देर कर दी थी? क्या कोई और इसकी मोहब्बत का मालिक बन गया था? ये ख्याल इसे तड़पा देने को काफ़ी था। ऐसा नहीं होना चाहिए था कि मोहब्बत पर इसका ये यकीन ऐसे नहीं टूटना चाहिए था। इसे महसूस हो रहा था कि अब इससे देर नहीं करनी चाहिए थी। वो इसकी आजमाइश में इसका वाहिद साथी बनना चाहता था। वो इसका हमसफ़र बनना चाहता था। अब फैसला करना था, और वो कर चुका था। बस अब और देर नहीं। वो पेपर देकर निकली थी जब सामने फाइज पर नज़र पड़ी थी। वो इसके पास आई थी। आप यहाँ कैसे? तुम्हें देखने आया था। इसने गहरी नज़रों से इसे देखा था। कैसे हैं आप? बात बदली थी। आप बहुत अच्छा हो। मायने खेज अंदाज था। ड्राइवर को आपको लेने आता होगा, आपको जाना चाहिए। इसने सामने सड़क पर देखते हुए कहा। बहुत जल्दी मुझसे दूर जाने की वो नाराज़ हुआ था। ऐसा तो नहीं है, इसने यकीन दिलाया था। फिर कैसा है? नहीं जाना चाहती दूर? वो थोड़ा करीब हुआ था। फाइज प्लीज़ आप जाएँ। वो पीछे हुई थी। अच्छा, जा रहा हूँ, ये तुम्हारे लिए लाया। इसने कि एक बैग इसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा था। ये क्या? इसने बैग थामते हुए कहा। लास्ट पेपर की शाम कॉलेज में पेपर पार्टी में चाहता तुम ये पहनो। इसने कहा था। ओके। वो कहकर पलट गई थी और वो इसे दूर तक जाता देख रहा था। अहमद को इसने सारी बात बता दी थी और वो अब इसका मशा भी सुन चुका था। हमेशा की तरह वो अहमद के मशे पर अमल करने की तैयारी कर रहा था। इसने नूर से दोबारा कोई रब्ता नहीं किया था क्योंकि वो इसे सरप्राइज़ देना चाहता था, मगर नूर के रब्ता ना करने पर इसे अफसोस हुआ था। वो फाइज का दिया हुआ ड्रेस देखकर खुश हुई थी। इसे ये ड्रेस बहुत पसंद आया था। ब्लैक कलर का बिल्कुल जदीद तर्ज का ये ड्रेस पहनकर वो बहुत खूबसूरत लगने वाली थी, और इसे इंतज़ार था कि इस दिन का जब वो ड्रेस पहनकर इसके सामने जाएगी और वो कहेगा। दोनों तरफ इंतज़ार था। एक ही दिन था, एक ही मकसद था, न जाने अंजाम क्या था। आखिर वो दिन आ ही गया था। वो तैयार हुआ था बहुत दिल से। आज इसे अहमद के मशे पर अमल करना था। आज इसे कामयाब होना था। वो आज खुश थी। इसका दिया हुआ तोहफा पहनकर वो वाकई बहुत खूबसूरत लग रही थी। वो इसके लिए तैयार हुई थी। इसकी आंखों में अपना अक्स देखने के लिए बेचैन थी। वो आज बहुत दिनों बाद इसे लेने आया था। नूर हैरान नहीं थी। वो जानती थी कि वो ज़रूर आएगा। कहाँ थे इतने दिन? इसने पूछा था। आज का इंतज़ार कर रहा था। ड्राइव करते उसने कहा था। क्यों? आज क्या ख़ास बात है? ख़ास बात तो है, और वो आपको थोड़ी देर में पता लग जाना है। इसने सर हिलाया था और खिड़की से बाहर देने लगी थी। थोड़ी देर बाद इसने गाड़ी एक जगह रोकी थी। नूर ने बाहर निकल कर देखा था। सामने एक इमारत थी जो घर या इदारा तो नहीं लग रही थी। ये क्या? इसने पूछा था। अंदर चले, पता लग जाना है क्या है। वो मुस्कुराकर बोला था। अब इसका हाथ पकड़ के इसे अंदर ले जा रहा था। वो हैरान थी। ये पहली बार था जब इसने इसका हाथ पकड़ा था। इस इमारत का दरवाज़ा इसने खोला था। दोनों ने अंदर कदम रखा था। अंधेरे की वजह से कुछ नज़र नहीं आ रहा था। इतना अंधेरा क्यों है यहाँ? आंखें बंद करो,
आंखें बंद करो ख़त्म हो जाएगा। इसने कहा था क्या मतलब नूर को समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है, मतलब आंखें बंद और मेरे 3 तक गिनने के बाद आंखें खोल देना। इसने आंखें बंद कर दी थी। 1 इसने गिनना शुरू किए थे, 2 3 लाइट जल जगी थी। इसने आंखें खोली तो और वो पत्थर की बन गई थी। पार्टी में इसकी क्लास के तमाम स्टूडेंट और तमाम टीचर्स भी मौजूद थे। इसकी नज़रें फाइज़ को ढूंढ रही थी, वो इसे अब तक नज़र नहीं आया था। वो इमिया और बाकी दोस्तों के साथ खड़ी थी। जब वो इससे अंदर दाखिल होते नजर आया था ब्लैक सूट में, वो बहुत नुमाया लग रहा था। वहाँ मौजूदा शख्स से ज़्यादा पुरकशिश दोनों की नज़रें मिली थी और दोनों मुस्कुराए थे। दोनों ने ही एक ही रंग पहन रखा था। दोनों एक दूसरे के आमने सामने सताशी नज़रों से एक दूसरे को देख रहे थे। दोनों मौका ढूंढ रहे थे एक दूसरे से बात करने का और इन्हें मौका मिल गया था। मियाँ अपने बाकी दोस्तों की तरफ गई थी। अब वो अकेली खड़ी आसपास देख रही थी। जब वो फाइज इस तक आया था, बहुत अच्छी लग रही है, उसने इसे तरीफी नज़रों से देखा था। आप भी अच्छे लग रहे हैं, मैं तो आज खास तौर पर तैयार हुआ हूँ, पूछो क्यों। इसने इसके पूछने का ज़ाहिर किया। क्यों, इसने पूछ ही लिया क्योंकि आज का दिन बहुत खास है, पूछो क्यों। और फिर रुका था। क्यों, उसने फिर पूछा था क्योंकि आज का दिन इजहार का दिन है। वो मुस्कुराया था, मतलब वो समझी नहीं थी। मतलब आज मैं तुमसे इजहार करना चाहता हूँ, अपने जज्बात का सुनना चाहता हूँ, तुम्हारा इजहार। वो जैसे फैसला सुना रहा था, यहाँ सब मौजूद हैं। इसने इसे आसपास का साथ दिलाया था, हमें कोई नहीं सुन रहा। इसने इसका एतराज़ ख़त्म किया था। क्या कहना है आपने, इसने पूछा था। पहले सुनना है क्या, एक और सवाल जवाब दो। वो इसे हूबहू देख रहा था। किस बात का सवाल हुआ था, मोहब्बत करती हो मुझसे, इसने बड़ा सवाल पूछा था। नायला का दिल ज़ोर से धड़का था। बोलो, वो मुंतज़िर था, इसे लगा कि आज उसका जवाब सुनकर ही जाएगा। बोलो नायला, इंतज़ार की शिद्दत थी। हाँ, सर झुका कर तराफ हुआ था। फाइज़ के होंठों पर मुस्कुराहट बिखरी थी। अब मैं बताऊं, इसने पूछा था। क्या, वो फिर समझकर ना समझ बन गई थी तुम्हारे लिए अपने साथ। इसने हाँ में से हिलाया था। तो सुनो। वो इसके थोड़ा करीब हुआ था। नायला को अपनी जान मुश्किल में लगी थी। फाइज ने बगौरे से देखा था, फिर इसके गाल छूने के लिए इसने अपना हाथ आगे बढ़ाया था, मगर हाथ की रफ्तार बहुत तेज़ थी, इतनी तेज़ कि इसके गालों को छूते ही एक ज़ोरदार आवाज़ ने सबको इनकी तरफ मतवज्जो कर लिया था। शर्म आनी चाहिए आपको अपने उस्ताद से ऐसी बातें करते हुए। अगर मैं आपको कुछ कह नहीं रहा तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी हदूद से बाहर निकल जाएं। अपनी 3rd क्लास मोहब्बत अपने पास रखें। और इसने उंगली इसकी तरफ बढ़ाई थी। आइंदा मुझे अपना चेहरा मत दिखाना। वो बोलकर जा चुका था। सबकी नज़रें इस पर थी और वो तो पत्थर बनी अब तक इसी रास्ते को देख रही थी जहाँ से वो गुजरा था। इसे लगा कि वो अपने एक एक कदम तले इसका तबार, इसका मान, इसकी मोहब्बत और इसकी ज़ात को रौंद कर जा रहा था। ये अचानक क्या हुआ था, आसपास के लोग इससे देखकर क्या कह रहे थे, इसे कुछ खबर नहीं थी। इसे तो ये एहसास भी नहीं हो रहा था कि इसकी आंखों से निकलते आंसू इसके चेहरे को गीला कर रहे थे। न जाने कब और कैसे इसके कदम उठे थे और वो वहाँ से बाहर निकली थी। इसने देखा था वो शख्स बाहर इसके इंतजार में खड़ा था। अब क्यों खड़ा था, वो कैसे लगे मेरे साथ वो इसके करीब आकर से कह रहा था। वो खामोश रही थी, बस पथरीली निगाहों से देख रही थी। जानती हो, मेरे दिल में तुम्हारे लिए बड़े दिन से बस एक ही सांस, एक ही जज्बा था। वो इसके आंसू को देखते हुए कह रहा था। इसकी खामोशी अब भी कायम थी। वो इसके चेहरे के करीब हुआ था। वो सब इसे देख रहे थे। वो सब इसे ही देख ही रही थी। इंतकाम का जज्बा इसने कहा था और नायला को लगा जैसे इसका दिल मर गया हो। तुमने सोच भी कैसे लिया मैं वो थप्पड़ भूल जाऊंगा। वो मुस्कुराया था। फाइज सदीकी कभी कुछ नहीं भूलता। इसकी आंखों में इंतकाम की चमक थी जिससे आज वो पहली बार देख रही थी। अच्छा लगा तुम्हारे साथ वक्त गुजार कर, फिर कभी नहीं मिलेंगे हम। बाय। वो इसे अलविदा कहकर जा चुका था और वो इसे जाता देख रही थी। 1 2 3 इसने आंखें खोली थी और वो पत्थर की बन गई थी। एक बड़ा हालनुमा कमरा था जिसके चारों तरफ फूलों की लड़ियां लटक रही थी। ज़मीन कागज़ के फूलों की पत्तियों से भरी हुई थी। सामने एक मेज़ थी जिस पर फूल बिखरे हुए थे। वो खोए हुए अंदाज में चल के इस मेज़ की जानिब गई थी। वहाँ एक रिंग रखी हुई थी, शायद वो डायमंड की, जिसने फवाद की जानिब देखा जो इससे ही गौर से देख रहा था। ये क्या है। फवाद ने इसे जवाब नहीं दिया था, बल्कि वो अब सामने दीवार के जानिब गया था। वो पर्दे से ढकी हुई थी और वो इसके करीब गया था और इसकी एक डोरी को ज़ोर से खींचा था, पर पर्दा दूर हट गया था और जो सामने आया था वो उसे देखकर नूर चूंगी थी। छोटे छोटे फूलों से इस दीवार पर कुछ लिखा था, विल यू मैरी मी। इसकी आंखें इन लफ्ज़ों में अटक गई थी। वो बेख्तियार एक कदम पीछे हुई थी। फवाद इसके तासा देख रहा था। इसके चेहरे का रंग बदल गया था। वो एक कदम पीछे हुई थी। नहीं, इसे कहते हुए नफ़ी में सर हिलाया था। वो पीछे होती जा रही थी। नजरें इन्हीं लफ्ज़ों में अटकी हुई थी। नूर फवाद आगे बढ़ा था। वो एक कदम और पीछे हुई थी। ऐसा नहीं हो सकता, फवाद कभी नहीं। इसकी आंखों से एक आंसू निकला था। फवाद ने आगे बढ़कर इसका बाजू पकड़ा था। क्यों नहीं हो सकता, मोहब्बत करते हैं हम तो शादी क्यों नहीं कर सकते, वो पुरयकीन अंदाज में कह रहा था। नूर हैरान हुई थी। तो क्या इसने इसकी आंखों में मोहब्बत देख ली थी। इसने सोचा था मोहब्बत और शादी ये दोनों ही ला हासिल है। फवाद, इसने अपने बाजुओं से इसका हाथ हटाते हुए कहा था, तुम मोहब्बत से भागना चाहती हो नूर, पर मैं तुम्हें भागने नहीं दूंगा। इसने कहा था, मैं भाग चुकी हूँ फवाद, तुम मुझे रोक नहीं सकते। एक और आंसू इसकी आंखों से गिरा था। मैं तुम्हें रोकना नहीं, खुद से बांधना चाहता हूँ, शादी करना चाहता हूँ तुमसे। इसने इसकी आंख से
अपनी उंगली के ज़रिए अगला आंसू चुनते हुए कहा था, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। वो बोलते ही पलटी थी, वो वहाँ से फ़रार चाहती थी, पर फवाद ने इसका हाथ थाम कर इसे रोक लिए थे। क्यों? इसकी वजह जानकर इसका हर एतराज़ ख़त्म करना था, क्योंकि मैं शादीशुदा हूँ, निकाह हो चुका है मेरा। इसके हाथों की गिरफ्त ढीली हो गई थी और वो वहाँ से भागती हुई निकल गई थी, मगर अपने पीछे मोहब्बत के इस मुसाफिर को पत्थर का बना गई थी, जिसका सफ़र बेमंजिल रहा था। रात की तारीकी फैल गई थी। वो अपने अपने दिलों के बोझ के साथ अपनी अपनी जगह मौजूद थे। फाइल्स का कमरा सिगरेट के धुएं से भरा था और इस धुएं में इसे एक अक्स नज़र आ रहा था। वो अपना इंतकाम ले चुका था, मगर इसे सुकून अब भी नहीं मिल रहा था। इसे कोई खुशी नहीं हो रही थी। वो बस सिगरेट के इस धुएं में इस लड़की का अक्स देख रहा था, जिसकी आंखों में आंसू थे और अब इसकी आंखें जल रही थी। वो छत पर तनहा बैठी थी। इसकी नज़रें इस आसमान की तरफ थी, जहाँ इस इंसान का अक्स नज़र आ रहा था, जो इसके मुंह पर थप्पड़ मार कर गया था। लेकिन ये थप्पड़ इसके चेहरे पर नहीं, बल्कि इसकी मोहब्बत को लगा था। इसका दिल मर गया था, वो इसके दिल का कातिल था। इसे कातिल का अक्स इस आसमान पर नज़र आ रहा था। वो इसकी आंखों से आंसू जारी थे। वो घर की पिछली तरफ लॉन की घास पर बैठी थी। इसकी नज़रें इस चांद पर थी और इस चांद में से इसे इस शख्स का चेहरा नज़र आ रहा था, जो इसकी अंधेरों से भरी ज़िंदगी का चांद बनकर इन अंधेरों को मिटाना चाहता था, मगर वो इसे दाग दे आई थी। अब वो इसका चांद नहीं बन सकता था, पर वो पराया था और इस पराये का अक्स वो अब भी देख रही थी। वो अपने कमरे की बालकोनी में खड़ा था। इसकी आंखों में आंसू थे। इसकी आंखों के सामने बस एक ही चेहरा था, वो जो इसकी मोहब्बत थी, जिसकी मोहब्बत का वो मुसाफिर था, मगर वो इसकी नहीं थी। इसकी मंजिल इससे दूर हो गई थी। इसका सफ़र सब ला हासिल था, लेकिन वो चेहरा अब भी इसकी निगाहों में था। इसकी यादें ला हासिल नहीं थी। आज का दिन किसी को रास नहीं आया था। आज की रात इन सब पर भारी थी। न जाने वक़्त ने आगे क्या खेल खेलना था। हसन पसंद की शादी करना चाहता था, मगर इसके अब्बू इसकी बात अपनी साली की बेटी से तय कर चुके थे, क्योंकि वो इसकी अम्मी की ख्वाहिश थी। माँ बाप की खुशी और मर्ज़ी की खातिर इसने अपनी मोहब्बत की कुर्बानी देकर सारा से शादी कर ली थी। इसकी शादी के बाद इसकी बहन की शादी का दौर चला था। वो अपनी बहन से बेहद मोहब्बत करता था। इसकी कोई भी बात टालना जैसे इसके बस में नहीं था। इसकी बहन फातिमा अपने एक यूनिवर्सिटी फेलो से शादी करना चाहती थी, मगर यहाँ भी अम्मी और अब्बू मोहब्बत की राह में रुकावट बन गए थे और फातिमा की शादी इसके चचाजाद से करवाना चाहते थे। फातिमा ने हसन से अम्मी अब्बू को मनाने के लिए कहा था और बचपन से इसकी हर ख्वाहिश पूरी करने वाला भाई इस बार भी इसकी ख्वाहिश के लिए अम्मी अब्बू के आगे खड़ा हो गया था। इसने घर तक छोड़ देने की धमकी दे दी थी और आखिरकार इसके वालिदैन फातिमा की शादी इसकी पसंद से सलीम सिद्दीकी के साथ करने पर राज़ी हो गए थे। इन्हीं दिनों अल्लाह ने हसन को एक बेटी की नेमत से नवाजा था, जिसका नाम हसन ने नूर रखा था, क्योंकि वो इनकी ज़िंदगी का नूर ही तो थी। नूर की पैदाइश के कुछ अरसे बाद ही फातिमा की शादी कर दी गई थी। वो अपने घर जा चुकी थी। नूर 3 साल की थी जब फातिमा के यहाँ बेटा हुआ था, जिसे सब फैज़ू कहा करते थे। और नूर और फैज़ू के दरमियान 3 साल का मुख्तसर फ़र्क था, इसलिए वो दोनों ही आपस में अच्छे और गहरे दोस्त बन गए थे। वो 5 साल के थे जब दादा और दादी दोनों 1 महीने का गैप देकर इंतकाल कर गए थे। इनके जाने के बाद हसन ने अपना बिज़नेस अच्छा खासा बढ़ा लिया था और तरक्की हो रही थी। इनके हालात बेहद अच्छे हो गए थे। हसन की ज़िंदगी खुशहाल और मुकम्मल थी, मगर इसमें सिर्फ एक चीज़ की कमी थी और वो कमी थी बेटे की। खुदा ने इसे नूर के बाद कोई औलाद नहीं दी थी। वक़्त गुजरता रहा था। नूर और फैज़ू भी अपनी तालीम के आखिरी मराहिल पर थे। हसन खालिद के दिल में अपने बेटे की कमी का एहसास बढ़ता जा रहा था। वो अकेले सब संभाल रहे थे। नूर ने भी एक दिन चले जाना था, फिर कौन इनका बाजू बनेगा, ये एहसास इन्हें अंदर ही अंदर परेशान कर रहा था। इन्हीं दिनों जब नूर का फैशन डिज़ाइनिंग का आखिरी साल चल रहा था और फैज़ू MBA कर रहा था कि अचानक फातिमा की तबीयत ख़राब हो गई थी। डॉक्टर के मुताबिक इसे ट्यूमर था और वो आखिरी स्टेज पर थी। सब बहुत परेशान थे। फैज़ू भी माँ की तबीयत की वजह से यूनिवर्सिटी नहीं जा रहा था। ऐसे में फातिमा को फैज़ू के मुस्तकबिल की फ़िक्र लगी थी। वो अपनी ज़िंदगी में ही फैज़ू का अच्छा मुस्तकबिल देखना चाहती थी और इसे के लिए इसने एक समझौता करना था और वो करने वाली थी। इस दिन हसन फातिमा से मिलने आए थे। साथ सायरा भी मौजूद थी और जब फातिमा ने कहा था कि हसन मेरी एक आखिरी ख्वाहिश है और मुझे उम्मीद है कि तुम हमेशा की तरह अब भी इसे पूरा करोगे। क्यों नहीं करूँगा, तुम्हारा भाई हूँ मैं, कहो क्या चाहती हो। हसन खादी ने कहा, मैं चाहती हूँ कि तुम फैज़ू को अपना बेटा बना लो। वो पुरसुकून लहजे में बोली थी, वो मेरा ही बेटा है। वो समझे नहीं थे। नहीं, मैं फैज़ू और नूर का निकाह करवाना चाहता हूँ। आज ही इनकी बात पर वो चूक गए थे। तो ये तुम क्या कह रही हो, क्यों तुम फैज़ू को इस काबिल नहीं समझते कि अपनी बेटी दे सको। ऐसी बात नहीं फातिमा, पर नूर फैज़ू से बड़ी है और दोनों एक दूसरे को इस नज़र से नहीं देखते। सारा ने कहा था, मैं अपने भाई से बात कर रही हूँ। बोलो हसन, क्या तुम नहीं चाहते कि फैज़ू तुम्हारा बेटा बनकर तुम्हारा सहारा बने और नूर सारी ज़िंदगी तुम्हारी नज़रों के सामने रहे। उन्होंने दुखती रग पर हाथ रखा था। हसन ने सारा की तरफ देखा था। उन्होंने नफ़ी में सह हिलाया था, मगर हसन को फातिमा की बात भरी लगी थी। आप फिक्र मत करें, आज ही दोनों
का निकाह होगा। हसन ये कहकर चलेगी तो सायरा को देखकर फातिमा मुस्कुराई थी कि आखिर बेटे का मुस्तकबिल संवर गया था। ये आप अच्छा नहीं कर रहे, नूर को ये रिश्ता कबूल नहीं है। सारा जो नूर से बात कर चुकी थी, हसन को समझाने की कोशिश कर रही थी क्या अच्छा है और क्या बुरा, ये मैं अब बहुत अच्छी तरह समझता हूँ और इससे निकाह तो करना ही होगा, मर्जी से नहीं तो ज़बरदस्ती। कमरे के बाहर खड़ी नूर पापा की बात पर हैरान हो गई थी। आप इसके साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, इसके ज़िंदगी का मामला है, इसको हक के फैसले का सारा इनके सामने खड़ी कह रही थी। हक हक तो मुझे भी था, तो क्या नहीं हुई मेरी ज़बरदस्ती शादी? वो धाड़े थे तो और नूर चूक गई थी। ये क्या कह रही हैं पापा? तो क्या अपनी शादी का इंतकाम आप नूर से लेंगे? बेटी है वो आपकी, सारा नॉर्मल ही थी, शायद इसे आदत हो गई थी इन बातों की। इसी बात का तो रोना है कि बेटी है, अगर बेटा होता तो मेरा सहारा बनता, और अब अगर मुझे एक बेटा मेरा है तो तुम दोनों माँ बेटियों को मेरी खुशी हजम नहीं हो रही। वो गुस्से से बोल रहे थे। सारा रुक गई थी और नूर, वो तो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि इसके पापा को इसकी बेटी होने पर अफसोस है। वो कमरे के अंदर आई थी और अपने पापा के बिल्कुल सामने, आपका बेटा चाहिए? वो इन्हें देखते हुए पूछ रही थी। मुझे ये निकाह चाहिए, हुक्माना अंदाज में जवाब आया था। अगर ये निकाह हुआ तो आपको बेटा मिल जाएगा ना? इसने पूछा था आंखों से आंसू रवाते। हाँ, उन्होंने जवाब दिया था, अगर ये निकाह हुआ तो आपको बेटा मिल जाएगा, मगर आप अपनी बेटी को खो देंगे। मंजूर है आपको? इसे एक मान था कि क्या कि अब पापा इनकार कर देंगे कि वो इसे खोना नहीं चाहेंगे। मंजूर है, निकाह की तैयारी करो, 2 घंटे बाद काजी आएंगे। वो कहकर जा चुके थे। मान टूट गया था। एक सगी बेटी हार गई थी, एक बेटा जीत गया था। वो पापा से बात कर चुका था, पर पापा भी मामा के आगे कुछ भी बोलने से कासे थे। मामा ने इसे कसम देकर इस निकाह पर मजबूर कर देते। नूर को इसने कभी ऐसे नहीं देखा था, ना ही ऐसे कभी हो सकता था। वो इसकी इज्जत करता था और वो इससे बड़ी थी, इसकी वह दोस्त थी, मगर वो इस हैसियत से इसे नहीं देख सकता था। इसका दिल नहीं मानता था, मगर वो मजबूर था। निकाह हो चुका था। इसने अपने निकाह पर नहीं बल्कि अपने पापा से अपनी लाताल्लुकी के कागजात पर साइन किए थे। एक नया रिश्ता बना था, एक पुराना ख़त्म हुआ था। निकाह के बाद फैज़ू इसके कमरे में आया था। नूर, हम दोस्त थे और हमेशा रहेंगे। निकाह एक मजबूरी है और मजबूरी में ही रहेगा, ये कभी हमारे बीच में नहीं आएगा। वो खामोशी से इसे सुन रही थी। इसने थोड़ी देर इसे देखा और इसके सामने आकर खड़ा हुआ था। मैं वादा करता हूँ, निकाह हो चुका, शादी नहीं होगी जब तक हम दोनों नहीं चाहेंगे। ये शादी नहीं होगी, मैं वादा करता हूँ। निकाह तुम्हारी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हुआ, शादी तुम्हारी मर्ज़ी से होगी। मैं वादा करता हूँ, कभी ये रिश्ता हमारी दोस्ती के बीच नहीं आएगा। हम जैसे कल थे आज भी वैसे ही हैं और हमेशा रहेंगे। वो कहकर जा चुका था और इसने सच कहा था। वो रिश्ता कभी इन दोनों के बीच नहीं आया था। शादी नहीं हुई थी, यहाँ तक कि वो एक बुटीक की मालिक बन गई थी। यहाँ तक कि फातिमा की वफ़ात के बाद वो एक कामयाब बिजनेसमैन बन गया था। पापा को बेटा मिल गया था और बेटी ने इन्हें अपना चेहरा देखने को भी तरसा दिया था। इसे समझ नहीं आ रहा था कि इसे क्या हुआ। इसका चेहरा, इसके आंसू बार बार इसे याद आते थे। उसे बोलना चाहता था पर वो बोल नहीं पा रहा था। दिल की अजीब हालत हो रही थी। दिल इसे देखना चाहता था, इसे सुनना चाहता था, इससे बात करना, इसे मिलना चाहता था, पर ऐसा क्यों था वो समझ नहीं पा रहा था। वो कई बार इसके घर के सामने आया था। इसे दूर से देखकर इसे सुकून मिलता था, जैसे इसके कॉलेज के सामने गाड़ी में बैठ कर इसे देखा करता था। पर वो इस वक्त भी नहीं जानता था कि ऐसा क्यों है। वो आज भी नहीं जानता था कि ऐसा क्यों है। वो आज फिर इसके घर के सामने मौजूद था। वो हमेशा इसी वक्त आता था, क्योंकि ये वक्त इसके यूनिवर्सिटी जाने का होता था। आज भी वो अपने भाई के साथ यूनिवर्सिटी के लिए निकली थी। वो आज भी काले रंग के जोड़े में थी। इस पर काला रंग बहुत अच्छा लगता था। आज महसूस हुआ था कि इस दिन भी तो काले रंग में थी ना, इस दिन क्यों नहीं महसूस हुआ इसे। अचानक इसके ज़हन में इस दिन की याद ताज़ा हो गई थी। इसने गाड़ी स्टार्ट की और आगे बढ़ा दी। एक फ़ाइल देखने में मगन थी जब फैज़ू इसके सामने आया था। कैसे हो फैज़ू, इसने पूछा था, जबकि फैज़ू ने अब इस खाली जगह को देख रहा था जहाँ पहले फूल हुआ करते थे। वो फूल कहाँ गए? वो बैठा था, निकाल दिए यहाँ से, नूर ने भी खड़े होते हुए कहा था। और फूल देने वाला फैज़ू ने इसे गौर से देखते हुए पूछा था, इसे भी निकाल दिया ज़िंदगी से? वो एक मसनूई मुस्कुराहट के साथ बोली थी, ज़िंदगी से निकाल लेने से कोई दिल से नहीं निकल जाता नूर। वो इसकी आंखों में करब देख चुका था। मेरे दिल में गुंजाइश नहीं है फैज़ू। वो दोनों आमने सामने खड़े थे। मोहब्बत के लिए सिर्फ दिल का होना लाजम है। वो तुम्हारे पास है या फिर अब नहीं रहा? क्या मतलब? इसने पूछा था। वो मुस्कुराया था। लंच के साथ बताऊँगा, चलो। वो इसे लेकर एक रेस्टोरेंट में आ गया था। वेटर खाना रख कर चला गया था। वो खाना खा कम और चम्मच ज़्यादा चला रही थी। फैज़ू से काफ़ी देर से नोट कर रहा था। कैसा महसूस कर रही है? उसने नूर से पूछा था। मतलब वो समझी नहीं थी दिल के बिना रहकर कैसा लग रहा है। इसकी बात पर नूर ने इसकी तरफ देखा था। वो इसका चेहरा पढ़ने की कोशिश कर रहा था। मेरा दिल
मेरे पास ही है। फैजू वो मुस्कुराकर बोली थी, झूठी मुस्कुराहट, तुम्हारा दिल तुम्हारे पास नहीं है नूर, वो जा चुका तुम्हारी ज़िंदगी से बाहर, और अफसोस है कि तुमने खुद अपने दिल को जाने दिया, तुम अंदर से खाली हो गई हो नूर, तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा। वो कह रहा था जैसे वो इसके अंदर झांक कर आया हो। नूर ने इस शख्स की तरफ देखा था, इसे लगा था शायद इस दुनिया में एक यही इंसान है जो इसका सबसे बेहतरीन दोस्त है, जो इसके अंदर झांक सकता है, जो इसे समझ सकता है। वो खामोशी से बस इसे देख रही थी जब वो बोला था, इसे सब बता दिया, इसने सब पर जोर दिया था, नहीं बस इतना बताया जितना इसके कदम रुकने के लिए ज़रूरी था। यानी तुम जानती थी कि अगर इस सब बता दिया तो वो रुकेगा नहीं। इसने हाँ में सर हिलाया था। तो तुमने गलत किया नूर, इससे आजमा कर देखती, वो तुम्हें इस इन अंधेरों से निकाल लेता। मुझे इनकी आदत हो गई है, इसने सर झुकाकर कहा था, तुम्हें इनकी आदत हो गई, और मोहब्बत को तुम्हारी तुम बेच नहीं सकती, और मैं इस बार तुम बच नहीं सकती, और इस बार मैं तुम्हें नहीं बचाऊंगा। वो मुस्कुराया था, हमें चलना चाहिए। वो इन बातों से बचना चाहती थी। पहले मुझे इस सवाल का जवाब दो, उसने उलझे अंदाज में कहा था। क्या अगर आपको बार बार किसी का ख्याल आ रहा हो, आप इसे भूलना चाहें पर भूल ना पा रहे हो, वो आपको हर तरफ दिखाई दे आप इसे देखना चाहते हो, इसे सुनना, इससे बात करना चाहते हो, खुद को इसके पास जाने से रोक ना पाते हो, तो वो खोए हुए अंदाज में बोल रहा था। नूर इसे बहुत गौर से देख रही थी, फिर वो मुस्कुराकर खड़ी हुई थी और इसके करीब आकर दोनों हाथ टेबल पर रखकर इस पर झुकी थी। वो भी इससे ही देख रहा था जवाब तलब नजरों से। तो मुबारक को फायज सदीकी, तुम्हें मोहब्बत हो गई है। वो एक मुस्कुराहट उछालकर जा चुकी थी और फायज इसे जाते देख रहा था। दिल की हालत अजीब थी। मोहब्बत, इसने कहा था, दिल परेशान था। ये इंकिशाफ इतनी देर से क्यों हुआ था, या मोहब्बत देर से हुई थी। वो यूनिवर्सिटी से निकली थी जब किसी ने इसका रास्ता रोका था। इसने नजर उठाकर देखा था, सामने वही खड़ा था जिसे भूलने के लिए वो खुद को मसरूफ रखती थी, मगर हर रात इसे ये शख्स याद आता था जो आज फिर इतने दिनों बाद इसके सामने आ चुका था। अब वो क्यों आया था, वो इसके सामने से हटकर इसे इग्नोर करती, पास से गुजर कर आगे निकल चुकी थी जब इसने इसे आवाज़ दी थी, नायला। वो इस आवाज़ पर रुक गई थी। वो आज भी इस आवाज़ पर रुक सकती थी, ये इसे आज ही पता लगा था। वो दोबारा इसके सामने आकर रुका था। कैसी हो, वो पूछ रहा था। इसे नज़र उठाकर इसे देखा था। फायज ने इसकी नज़रों में अपना जवाब देख लिया था। मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, इसने कहा था। किस बात की? इसने पहली बार कुछ कहा था, इस इंतकाम की, इस थप्पड़ की और इस बेवफाई की। इसने कहा था, मैंने तुम्हें माफ़ किया। वो बोलकर पलट चुकी थी। वो हैरान इसे जाता देख रहा था। इसने इसे इतनी आसानी से माफ़ कर दिया। वो कैसी लड़की थी जो इससे कोई शिकवा नहीं कर रही थी, जो एक बार कहने से इसे माफ़ कर गई थी। वो बहुत बहुत बड़े दिल की मालिक थी और तुम बहुत छोटे इंसान हो फैजू, इसने खुद ने कहा था। अब वो अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा था। इतना तो इसे मालूम था कि वो इसे खो नहीं सकता था, इसके बिना जीना नहीं चाहता था। वो इसे अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहता था, मगर इससे पहले इसे नूर की ज़िंदगी संवरनी थी। इसे गाड़ी में बैठकर टीना को कॉल मिलाई थी। हेलो टीना, नूर बुटीक में है क्या? नहीं सर, वो एक क्लाइंट से मिलने गई है। टीना ने कहा, ग्रेट, तुम मेरा काम करो। इसने टीना को कुछ कहा था और अब वो बुटीक की तरफ जा रहा था। अहमद ने फवाद की पूरी बात बहुत खामोशी से सुनी थी। अब काफ़ी देर से दोनों के दरमियान खामोशी थी, जिसे अहमद ने ही तोड़ा था। मैं कुछ दिनों के लिए मुल्क से बाहर क्या चला गया, तुम्हारी तो कहानी ही बदल गई, तुम मेरे बिना कुछ नहीं कर सकते फवाद, इसने बहुत हल्के अंदाज में कहा था, जैसे कोई आम सी बात हो। मैं इसके बिना कुछ नहीं हूँ। इसने लाइन दुरुस्त की थी, जब इसके बिना कुछ नहीं हो तो इसके साथ क्यों नहीं हो? अहमद ने कहा, मैं तो साथ होना चाहता हूँ, पर वो तो पहले ही किसी और के साथ है। इसके लहजे में मायूसी थी। वो तो सोच हुआ फवाद, मैं तो समझा था तुम्हारी मोहब्बत तूफानों से मुकाबला भी कर सकती, मगर ये तो तेज़ हवा से भी डर कर भाग गई। इसे वाकई फवाद ने मायूस किया था। मेरी मोहब्बत हर तूफान के सामना कर सकती अगर वो मेरी हो, मगर वो तो मेरी है ही नहीं, वो तुम्हारी नहीं, तो तुम इसे अपना लेते हो। वो शादीशुदा है अमर, फवाद ने शादीशुदा पर जोर दिया था। वो निकाहशुदा है, अगर शादीशुदा होती तो तुमसे दोस्ती और इसके साथ तुमसे मोहब्बत ना करती। अमर की बात पर फवाद ने चूंकि से देखा, क्या मतलब ये कि तुम मेरे बगैर कुछ भी नहीं हो। दोस्त से मुस्कुरा कर कहा था, मैं इसके बगैर कुछ नहीं हूँ। इसने दोबारा इसकी गलतफहमी दूर की थी। इस बात को साबित करके दिखाओ, जाओ और इसे अपना बनाओ, इसने कहा था, मगर वो मुझे इनकार कर चुकी है। इसे तुम्हें इनकार किया, तुम पीछे हट गई। ये कैसी मोहब्बत है फवाद? वो निकाहशुदा इसलिए डरती है, इतराफ़ नहीं करती, मगर क्या तुम नहीं जानते कि वो भी मोहब्बत करती है? इसकी बात पर जैसे फवाद को उम्मीद की एक किरण नजर आई थी। हाँ, मैं जानता हूँ, वो भी मोहब्बत करती है। वो मुस्कुराया था। वो दोबारा मिलने वाले थे। इसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था कि कंप्यूटर स्क्रीन पर नजर आने वाला शख्स वही है। इसने टीना से कहकर नूर के ऑफिस की फुटेज निकलवाई थी। एक यही तरीका था इसे फूल लाने वाले शख्स को जानने का, मगर अब
फुटेज देखकर वो हैरान रह गया था, ये कैसा इत्तेफाक था। वो वही शख्स था जिसके साथ नायला कॉलेज जाती थी, वो इसका भाई था। वो बुटीक से बाहर निकला था, इसने सर आसमान की जानिब किया था। बेशक तू मुश्किलें आसान करने वाला है, बेशक तू सब्र का फल देने वाला है, इसने कहा था और वो मुस्कुराया था। वो तो नूर की ज़िंदगी संवरने आया था, मगर इसे क्या पता था कि इन दोनों की मोहब्बतों की मंजिल एक ही रास्ते से मिलनी थी। वो बहुत खुश था, अब सब ठीक होने वाला था। वो इस वक्त अपने ऑफिस में बैठा था जब टेलीफोन पर बेल हुई थी। हेलो, उसने कहा था, सर कोई आपसे मिलने आया है, कह रहे हैं कि बहुत ज़रूरी काम है, इन्हें ओके अंदर भेजो। उसने कहकर रिसीवर रख दिया था। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खुला था और वो शख्स अंदर आया था। कैसे हैं फवाद साहब आप? वो सामने ही कुर्सी पर बेतकल्लुफ़ी से बैठ कर कह रहा था, ठीक हूँ, सॉरी मैंने पहचाना नहीं आपको। इसने उलझे हुए अंदाज में कहा था, हम पहचान भी नहीं सकते, ही हमारी पहली मुलाकात है। इसने मुस्कुराकर कहा था, ओके तो आपका तारुफ, मैं फैज़ू उर्फ फ़ाइज़ सदीकी हूँ, नूर का कज़न। इसके निकाह का शरीक। फवाद ने इसे चूम कर देखा था और इसने खुद को नूर का शोहर नहीं कहा था। वो इसे माफ़ कर चुकी थी और दिल से माफ़ कर चुकी थी। मोहब्बत का यही मसला होता है कि वो अपने महबूब की गलतियाँ भी आसानी से माफ़ कर देती है। आज वो फिर इसके यूनिवर्सिटी के सामने मौजूद था। वो इसे दूर से देख चुकी थी और अब इसे इग्नोर करती आगे बढ़ी थी। जब वो इसके सामने आकर रुका था, इसने इसे सवाली नज़रों से देखा था। कैसी हो? इसने पूछा था। ठीक हूँ, अब क्या चाहिए आपको? इसने बेजारी से कहा था। आपकी तवज्जो से मुस्कुराकर कहा था, मिस्टर फ़ाइज़, अब मुझसे ये फ़जूल बातें करने की ज़रूरत नहीं है। इसे इस पर गुस्सा आया था, इतना सब करने के बाद भी क्या इसका इंतकाम ख़त्म नहीं हुआ था? मुझे माफ़ कर चुकी हो तो अब मेरी बात भी सुन लो। इसने कहा था, मैंने तुम्हारा थप्पड़, तुम्हारा इंतकाम, बेवफाई माफ़ की है, तुम्हारा कत्ल नहीं। इसने एक एक लफ्ज़ चबा कर कहा था। कौन सा कत्ल? वो समझा नहीं था। इसने किसका कत्ल किया था? मेरे दिल का कत्ल और फ़ाइज़ सदीकी, ये कत्ल मैं तुम्हें पूरी ज़िंदगी माफ़ नहीं करूँगी। वो कहकर पलटी थी। मत करना माफ़, पूरी ज़िंदगी मत करना, इसने कहा था और वो रुक कर पलटी थी। मैं तुमसे इस कत्ल की माफ़ी नहीं चाहता नायला, मैं सिर्फ तुम्हारा साथ चाहता हूँ। वो एक एक कदम बढ़ाकर इसके करीब आया था। मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहता हूँ क्योंकि अब मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। वो इसके करीब था, इर्द गिर्द से बेनियाज वो इजहार कर रहा था और वो बस इसे टिकटिकी बांधे देखे जा रही थी। मैंने तुम्हारे दिल का कत्ल किया पर तुम तो नहीं करोगी ना। मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहता हूँ, तुम मुझे माफ़ मत करो, बस मैं तुमसे शादी कर लेना, पर बस तुम मुझसे शादी कर लेना। इसने कहा था। नायला के चेहरे के तासुर बदले थे। इसका हाथ उठा था और फ़ाइज़ के चेहरे पर निशान छोड़ गया था। एक और थप्पड़ लगा था। वह पलटी थी और अपने आंसू साफ करते हुए वहाँ से जा चुकी थी। फ़ाइज़ इसे वहाँ से जाते देख रहा था। इस बार इसके थप्पड़ पर से गुस्सा नहीं आया था, बल्कि वो मुस्कुराया था। ये लड़की हमेशा थप्पड़ लगा कर मुझे मजबूर कर देती है कि मैं इसके करीब जाऊँ। वो घर आते साथ कमरे में बंद हो गई थी, इससे इसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वो शख्स फिर इसके साथ मजाक कर रहा था। वो क्यों इसे बख्श नहीं देता? आखिर अब क्या चाहता है वो? और अब तो इससे दूसरा थप्पड़ भी लग गया था। अब तो वो इसे नहीं छोड़ेगा। अब वो क्या करेगी? नायला, आकर खाना खा लो। कमरे के बाहर मामा की आवाज़ आई थी। जी मामा आई। इसने अपने आंसू साफ किए थे। बस अब वो किसी इसकी बातों में नहीं आएगी। इसने फैसला कर लिया था और अब पैसा कर लिया तो अब वो मुंह धोकर खाना खाने नीचे आई थी जहाँ फवाद भी बैठा था। कितनी अजीब किस्मत है हम दोनों बहन भाई की, हम दोनों ही की मोहब्बत ला हासिल है। इसने फवाद को देखकर सोचा था, जो नूर की इसकी ज़िंदगी से चले जाने के बाद अब बहुत संजीदा हो गया था और अब पहले की तरह मुस्कुराता नहीं था, अब इसे छेड़ता नहीं था। इस मोहब्बत ने सब कुछ बदल दिया था, इसने सोचा था। नूर अपने कमरे में बैठी किताब पढ़ रही थी जब इसका मोबाइल बजा था। इसे नंबर देखा था और इससे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। इतने दिनों बाद वो इसे कॉल कर रहा था। इसे वो आज भी याद थी। हेलो, इसने कहा था, बहुत बेवफा दोस्त हैं आप, मैंने कॉल नहीं की तो आपने भी कहा चलो जान छुट्टी। अपने बेड पर लेटा मुस्कुरा कर कह रहा था। इतने दिनों बाद नूर की आवाज़ ने इसे सरशार कर दिया था। ऐसी बात नहीं है। वो कंफ्यूज हो गई थी। वो जैसे ऐसी बात कर रहा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तो फिर कैसी बात है जनाब? इसने कहा था, कुछ नहीं, बस कुछ मसरूफियात। इसने भी अब नॉर्मल अंदाज में कहा था, जानता हूँ मसरूफ़ लोग हैं आप, पर अपने दोस्तों को भी कभी कभी टाइम दे देना चाहिए। जी वो इतना ही कह सकी थी। तो फिर कल आप लंच करवा रही हैं ना? इसने पूछा था। ज़रूर। वो इनकार नहीं कर सकी थी। फिर कल इंतज़ार करना मेरा, इसने अजीब लहजे में कहा था। ओके। वो कॉल कट कर चुकी थी और फवाद मोबाइल को देखकर मुस्कुरा रहा था। इंतज़ार तो अब ख़त्म होने को है नूर, इसने ख्यालों में नूर से कहा था। अगली शाम वो इसके सामने इसके ऑफिस में मौजूद था अपने महसूस फूलों के साथ। कैसी हैं मैडम आप? वो फूल इसकी तरफ बढ़ाकर कह रहा था। इसने फूल इसके हाथ से ले लिए थे। ठीक हो? और तुम? वो फूलों को पुराने फूलों की जगह पर रखते हुए कहा था। तो मैं देखकर हो गया हूँ ठीक। वो जूम में अंदाज था। नूर ने बात बदली थी। चले मुझे भूख लग रही है, इसने अपना बैग उठाते हुए कहा था। और मेरी नज़रों की भूख अब ख़त्म हो गई है। वो इसकी बात नज़रअंदाज करती आगे बढ़ गई थी। वो दोनों रेस्टोरेंट में आमने सामने बैठे थे मगर खामोश थे और इस खामोशी को फवाद ने तोड़ा था। तुमने मुझे याद किया? इसने सवाल किया था। नूर ने सर झुका लिया था। वो इसे क्या जवाब देती? वो तो इसे भूल ही नहीं सकी थी, याद कैसे करती?
नहीं, मैं मसरूफ़ थी इन दिनों। इसने नज़रें खाने की तरफ की थी, वो मुस्कुराया था। शुक्रिया, इसने कहा था। किस लिए? नूर ने पूछा था। मुझे याद करने के लिए। वो इसकी आँखों में झाँका था। मैंने नहीं किया। इसने नज़रें झुकाई थी। इसने तो किया है ना। वो इसे ही देखे जा रहा था। किसने? नूर ने फिर इसे देखा था। तुम्हारे दिल ने? वो मुस्कुराया था। नूर की नज़रें फिर झुक गई थी। ऐसा कुछ नहीं है, इसने इनकार किया था। हाँ, दिल तो अब मेरे पास है, तुम्हारे पास ऐसा कुछ नहीं है। वो मायनेखेज़ अंदाज़ में कह रहा था। मेरा दिल मेरे पास ही है। इसने इसकी तरफ देखकर कहा था। मैंने कब कहा? मैं तुम्हारे दिल की बात कर रहा हूँ। वो आगे को झुका था। क्या तुम अपना समझी हो? वो मेरे पास है क्या? इसने इसे गौर से देखते हुए कहा था। उसकी नज़रों से घबरा कर खाने की तरफ मतवज्जो हो गई थी और फिर से इसे खामोशी से देखे जा रहा था। वो आज फिर इसकी यूनिवर्सिटी के आगे मौजूद था, पर आज इसने इसे इग्नोर नहीं किया था। वो इसकी तरफ बढ़ी थी। आखिर मसला क्या है? क्यों रोज़ मेरे रास्ते में खड़े हो जाते हो? वो आते साथ इस पर बरस पड़ी थी। तुम जानती हो मैं क्या चाहता हूँ? वो पुरसुकून अंदाज में बोला था। इतना सब करने के बाद भी आपको सुकून नहीं मिला जो अब दोबारा खेल जो अब दोबारा खेलना चाहते हैं मेरे साथ खेल। वो बेहद गुस्से में थी। हाँ, नहीं सुकून मिला मुझे, इसलिए दोबारा खेलना चाहता हूँ, वो भी पूरी ज़िंदगी के लिए। वो अब भी पुरसुकून था। शट अप, मुझे आपकी इन फजूल बातों में कोई दिलचस्पी नहीं आता, यहाँ मत आना, वो कहकर जाने लगी थी जब इसने इसका हाथ पकड़ा था। बात तो तुम्हें मेरी सुननी होगी और शादी भी करनी होगी। वो जैसे फैज़ा सुना रहा था। ऐसा कभी नहीं होगा, मैं आपसे शादी कभी नहीं करूँगी, इसने अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा था। ऐसा ही होगा और आप मुझसे शादी भी करेंगी, वो मुस्कुरा कर कह रहा था। इसे इसकी मुस्कुराहट ज़हर लग गई थी। सोच है आपकी, वो कह के पलटी थी। सोचना तो तुम्हें चाहिए अपने भाई के बारे में। इसकी बात ने इसके कदम रोक दिए थे। क्या मतलब अगर तुम चाहो तो फवाद को नूर वापस मिल सकती है। अगर तुम चाहो तो तुम्हारे भाई की ज़िंदगी में इसकी मोहब्बत वापस आ सकती है। इसकी बात पर नाला हैरान हुई थी। वो नूर और फवाद भाई को कैसे जानता था और वो कैसे नूर को भाई की ज़िंदगी में ला सकती थी? आप ये सब कैसे जानते हो और मैं क्या कर सकती हूँ? उसने पूछा था। ये तो मैं तुम्हें आज के डिनर पर बताऊंगा। होटल का नाम मैसेज कर दिया है, 8 बजे पहुंच जाना। वो कहते साथ अपनी गाड़ी में जाकर बैठ गया था और उसके पास से ही गाड़ी आगे बढ़ा दी थी। इसने बैग मिरर से देखा था। वो भी वहीं खड़ी इसकी गाड़ी को जाता देख रही थी। इसे यकीन था वो ज़रूर आएगी। इसने बहुत सोचने के बाद जाने का फ़ैसला किया था। अब ये इसके भाई का मामला था। वो जानना चाहती थी कि फ़ाइज़ भाई को कैसे जानता है। इसलिए वो तैयार होकर मामा के कमरे में इन्हें बताने गई थी। मामा, मैं अपनी एक दोस्त से मिलने जा रही हूँ, खाना खा कर आऊँगी। कौन सी दोस्त? मामा आराम करने के लिए बेड पर लेटी थी। अम्मिया इसने खाने पर बुलाया है। वो सच बता नहीं सकती थी। सोचा समझा झूठ कह चुकी थी। अच्छा ठीक है, ज़्यादा देर मत करना। मामा की इजाज़त लेते ही वो गाड़ी लेकर होटल की तरफ जाने लगी। इसका यकीन सच साबित हुआ था और वो इसे सामने से चलती हुई नज़र आ रही थी। वो मुस्कुरा कर खड़ा हुआ था। मुझे यकीन था तुम ज़रूर आओगी, मैं यहाँ सिर्फ अपने भाई के लिए आई हूँ। इसे जिताते हुए सामने कुर्सी पर बैठ चुकी थी। वो इसके सामने बैठ गया था। चाहे किसी भी वजह से सही, आई तो मेरे पास होना। इसने भी जताया था। काम की बात करें, वो दो टोक अंदाज में कह रही थी। नूर और भाई को कैसे जानते हैं आप? पहले खाना। इसने वेटर की तरफ इशारा किया था। इसे मजबूरन सब्र करना पड़ा था। खाने के बाद इसने चाय का ऑर्डर दिया था। अब नायला से मज़ीद सब्र नहीं हो रहा था। अब आप बताएंगे कि आपने बुलाया क्यों है मुझे? जी ज़रूर। वो भी अब संजीदा हो गया था। मैं फ़ाइज़ सदीकी हूँ और मुझे सब फैज़ू कहते हैं। मैं यहाँ आपके नामों की लिस्ट जाने नहीं आई हूँ। इसने इसकी बात काटी थी। मैं भी लिस्ट नहीं बता रहा, तो मेरी पूरी बात तो सुन लो। अब इसने भी गुस्से में कहा था। वो खामोश हो गई थी। मैं फैज़ू हूँ, नूर का कज़न, और इसका निकाह मुझसे हुआ है। इसने नायला के सर पर बम फोड़ा था। क्या? इसकी आंखों में हैरत थी और अब वो फैज़ू की बात सुन रही थी और वो इसका माजी सुन रही थी और इसके चेहरे के तासुरात बदल रहे थे। तकरीबन 10 मिनट के बाद अब इन दोनों के दरमियान खामोशी थी। वो अंदर से टूट रही थी। वो जिस शख्स से मोहब्बत करती आई थी वो किसी और का शोहर था। इतनी तकलीफ तो इसे इस दिन नहीं हुई थी जब इसने इसके चेहरे पर थप्पड़ मारा था जितनी इसे आज हो रही थी। इसे लगा अच्छा थप्पड़ तो इसे आज लगा है, इसे एहसास नहीं हुआ कब इसके आंसू इसके चेहरे को भिगो रहे थे। अपने आंसू साफ कर लो प्रिंसेस, मैं तुम्हें रोता नहीं देखना चाहता। वो इसे काफ़ी देर देखने के बाद बोला था। इसने फ़ौरन अपने आंसू साफ किए थे। किस्मत ने कैसा खेल खेला है ना प्रिंसेस, हमारे साथ मुझे और नूर को एक ज़बरदस्त की डोर से बांध दिया है। जब इसने देखा कि हम इस डोर को कुछ भी नहीं समझते तो इसने तुम दोनों के दिलों में मोहब्बत डाल दी। दोनों को किसी और से मोहब्बत होगी और जब हमें इस मोहब्बत का एहसास हुआ तो पता लगा हम दोनों की मोहब्बत एक ही रास्ते की मंजिल है। मुझे लगता है कि मेरे और नूर के बीच में दोस्ती से भी गहरा रिश्ता है, किस्मत का रिश्ता। हम दोनों की किस्मत है, हम दोनों के ऊपर ही मंसर रहती हैं। वो कह रहा था और वो सुन रही थी। इसे लगा कि ऐसे ही रिश्ता इसके और फवाद के दरमियान भी था। वो दोनों भाई बहन के अलावा किस्मत के रिश्ते में भी बंधे हैं। इन दोनों को मोहब्बत हुई और इन दोनों की
मोहब्बत किसी और के नाम मसरूफ निकली थी और अब इन दोनों की मोहब्बत एक ही रास्ते की मुसाफिर निकली थी। ये किस्मत का क्या अजीब खेल था। मैं नहीं चाहता कि नूर की मोहब्बत लाहासिल रहे और मैं इससे फवाद को मिलवाना चाहता हूँ और इसके लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए माई प्रिंसेस। इसने आखिरी बात थोड़ा झुक कर की थी। मैं क्या कर सकती हूँ? उसने इसकी तरफ देखते हुए पूछा था। शादी बहुत आराम से कहा था इसने। क्या वो हैरान हुई थी? हाँ, अगर तुम मुझसे शादी कर लेती हो तो नूर फवाद की शादी बहुत आसानी से हो जाएगी। इसने जैसे ही चुटकियों में मसला हल किया था। ऐसा कैसे हो सकता है? वो समझ नहीं पा रही थी कि वो लड़की जो इसके निकाह में थी वो कैसे और से शादी कर कैसे कर सकती है। ऐसे कैसे हो सकता है माई ऐसा ऐसे हो सकता है माई प्रिंसेस, अगर मैं किसी और से शादी कर लेता हूँ तो मेरे और नूर के पापा को जो एक आस लगी हुई कि इस रिश्ते से वो टूट जाएगी और अगर वो टूट गई तो समझो सब खत्म, नूर आज़ाद और मोहब्बत हासिल। इसने इसकी तरफ हम मुस्कुराती नज़रों से देखा और वो अब इसकी बातों पर गौर कर रही थी। क्या तो वो सही रहा था? फिर तुम तैयार हो? वो इसे सोच में गुम देखकर बोला था। किसके लिए? वो समझ ना सकी। मुझसे शादी के लिए, वो मुस्कुरा कर कह रहा था। वो खड़ी होगी। फाइज को लगा जैसे वो इनकार कर रही है। नायला ने थोड़ी देर देखा, फिर अपना बैग उठाते हुए बोली, मैं आपसे शादी नहीं, आपकी मदद के लिए तैयार हूँ। वो कहकर जा चुकी थी और फैजू के होठों पर मुस्कुराहट फैल गई थी। वो मान गई थी। इससे लगा जैसे इसकी ज़िंदगी मान गई हो। इसने कंप्यूटर से नजर हटाकर सामने देखा। वो फूल वहीं रखे थे पिछले कुछ दिनों तक। जब वहाँ फूल नहीं थे तो इससे एक कमी महसूस होती थी, लेकिन आज इन फूलों को देखकर इसे लगा कि ये जगह बनी ही इन इन फूलों के लिए है। वो शख्स इसकी ज़िंदगी में इन फूलों के साथ आया था और इसे इनकी आदत हो चुकी थी। इसे अब इस शख्स की भी आदत हो चुकी थी। काश वो हमेशा के लिए इसकी ज़िंदगी में आ जाता हो तो ये फूल इसका मुकद्दर होते। सोचो कि उड़ान भरते हुए दिल ने एक अजीब सी ख्वाहिशें की थी और वो हैरान हुई थी ये दिल को इसकी ख्वाहिशें कब से होने लगी थी। मोबाइल की आवाज़ से सोचों से बाहर लाई थी। इसने कॉल रिसीव की थी। कैसे हो फैजू? इसकी नज़रें अब भी फूलों पर थी। बहुत खुश हूँ। इसकी आवाज़ ही इसकी खुशी की गवाही थी। बहुत बहुत मुबारक हो, इसने मुस्कुराकर कहा था। वजह जानती हो? जो मुबारकबाद दे रही हो? जानती हूँ, इसलिए तो दे रही हूँ। कुर्सी से टेक लगाए हुए मुस्कुराते हुए से कह रही थी। अच्छा तो बताओ किस बात की मुबारक दे रही हो? वो जानता था वो असल वजह नहीं जान सकेगी, मोहब्बत के असूल की, इसके मान जाने की। इसने कहा था और दूसरी तरफ फैजू चूक गया था। तुम्हें कैसे पता? तुम मोहब्बत करने वालों को सिर्फ मोहब्बत का हसूल ही इतनी खुशी दे सकती है। फैजू इसकी बात पर फैजू संजीदा हुआ था। तुम्हें भी ये खुशी जल्द मिलेगी नूर। मेरी मोहब्बत की नसीब में खुशी नहीं है फैजू। इसकी उदास नज़रें फूलों पर थी। तुम्हारे नसीब में मोहब्बत है और नूर, और इसका उम्र भर का साथ भी। वो यकीन से कह रहा था। तुम्हें कैसे पता? क्योंकि मैं तुम्हारे नसीब का साथी हूँ, मैं सब जानता हूँ, इसने कहा था। और न जाने क्यों नूर के दिल ने इसकी बात की नफ़ी नहीं की थी। मैं आज रात पापा से बात करने वाला हूँ, इसने कहा था। मैं तुम्हारे साथ हूँ, इसने सच्चे दिल से कहा था। वो इसकी खुशी में खुश थी और आखिर किसी को तो मोहब्बत की मंजिल मिलने वाली थी। वो खाने के बाद रोज़ अपने कमरे में चला जाता था, पर आज वो नहीं गया था। सलीम साहब महसूस कर रहे थे कि इसने कोई बात करनी है। वो दोनों इस वक्त लॉन्च में बैठे थे जब इसने बात का आगाज़ किया था। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बोलो। सलीम साहब मुकम्मल इसकी तरफ मतवज्जह थे। मैं शादी करना चाहता हूँ, इसने कहा था। सलीम साहब के चेहरे पर खुशी के तासरात आए थे। क्या कहा? तुम शादी करना चाहते हो? इन्हें अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। वो शादी के लिए मान गया था। हाँ, मैं शादी करना चाहता हूँ, इसने बात दोहराई थी। ग्रेट। मैं और हसन तरस गए हैं इस दिन के लिए जब तुम शादी के लिए राज़ी हो गए। फाइनली ये दिन आ गया है। मैं अभी हसन से बात करता हूँ, हम अब और देर नहीं करेंगे। वो अपने मोबाइल से हसन अंकल को कॉल करने लगे थे जब इसने इनके हाथ से मोबाइल ले लिया था। क्या हुआ? उन्होंने इसे पूछा था। अभी मेरी बात मुकम्मल नहीं हुई पापा। हाँ तो कहो, और क्या कहना चाहते हो? मैं शादी करना चाहता हूँ नायला से। इसकी बात पर सलीम साहब के तासुरात बदल रहे थे। कौन नायला? मेरी मोहब्बत में इससे शादी करना चाहता हूँ। परसुकून अंदाज में कहा था। तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है? जानते हो क्या कह रहे हो तुम? वो गुस्से में थे। जी जानता हूँ, मैं जिससे मोहब्बत करता हूँ उससे शादी करना चाहता हूँ। ऐसा कभी नहीं हो सकता। साफ इनकार था। क्यों? वो पुरसुकून था क्योंकि तुम्हारा निकाह नूर से हो चुका है। तुम भूल रहे हो शायद। इसने इसकी यादाश्त पर शक था। वो मेरे साथ है, इससे कोई मसला नहीं है। तुम दोनों का दिमाग ख़राब हो गया है क्या? निकाह को खेल समझ रखा है? वो बहुत ऊंची आवाज़ में कह रहे थे, पर इस पर कोई असर नहीं हुआ था। वो पुरसुकून था। जी नहीं, हमने निकाह को ना खेल समझा है और ना ही बिजनेस। हम जानते हैं कि शादी मोहब्बत के लिए और मोहब्बत से की जाती है और मैं भी वही करना चाहता हूँ। वो अब भी पुरसुकून था। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं हसन को क्या जवाब दूंगा? यही कि मैं अपनी मोहब्बत से शादी करना चाहता हूँ और अगर आपने या अंकल ने मुझे रोकने की कोशिश की तो वो रुक गया था। तो क्या क्या करोगे तुम? ख्वाहिश फ़ौरन खड़ा हो गया था। तो ये कि नूर ने तो अंकल को अपना चेहरा देखने को तरसा दिया है, मगर मैं आपको अपनी मौजूदगी के एहसास के लिए भी तरसा दूंगा। वो कहकर जा चुका था और सलीम साहब वहीं बैठे रह गए थे। वो अपने बेटे को खो नहीं सकते थे। वो इसकी बात मानने को मजबूर थे। वो अपने कमरे की खिड़की पर खड़ी आसमान देख रही थी। सोचों के दायरे से इंसान के गिर्द घूम रहे थे जब वो मोबाइल की आवाज़ इसके सोचों को रोक दिया था। हेलो, मैंने धमाका कर दिया है। अब इसके असरात तुम्हारे घर तक आने वाले हैं। तुम संभालोगी ना?
फैज़ू को अब इसकी फ़िक्र थी, ना जाने वो कैसे इस मसले को सँभालेगी। तुम फ़िक्र मत करो, मैं जानती हूँ मुझे क्या करना है। वो जैसे सब सोच कर बैठी थी। अच्छा तो क्या करना है तुमने इस फूल का? फैज़ू अब इस बारे में जानना चाहता था। दिल चाहता है कि इस फूल को हमेशा के लिए अपनी ज़िंदगी में सजा दूँ। इसने आसमान की जानिब देखकर मुस्कुराकर कहा था, शुक्र है तुम्हारा दिल कुछ समझा तो सही। फैज़ू को खुशी थी, हाँ दिल समझ गया है और दिमाग ने भी दिल का साथ देने की ठानी हुई है। वो बिल्कुल हल्के अंदाज में कह रही थी जैसे दिलो दिमाग की जंग में खुद को हार गई हो और अब वो पुरसुकून हो, और अब तुम भी साथ दोगी अपने दिलो दिमाग का। हम दोनों ने बहुत सब्र किया है नूर, बहुत वक़्त ज़ाया किया है, दूसरों की ख्वाहिशात के लिए खुद को मिटाया है। अब ये हमारा वक़्त है, अब हमारी ख्वाहिशात के पूरा होने का वक़्त है। तुम समझ रही हो ना? इसने पूछा था। हाँ मैं समझ गई हूँ, हमारी मोहब्बतों का हसूल लाजिम है, अब मोहब्बत ला हासिल नहीं रहेगी। इसने कहकर कॉल काट दी थी और एक ने अज़म के साथ एक और कॉल मिलाई थी। वो इसे कॉल कर चुका था पर इसका नंबर बिजी था। ज़रूर वो फैज़ू से बात कर रही होगी। इसने अब कॉल नहीं मिलाई। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि इसका मोबाइल बजा था। वो हैरान था, ये पहली मरतबा था इसने खुद कॉल की थी। ज़हे नसीब, आज तो मोहब्बत ने खुद आवाज़ दी है। इसने मुस्कुराकर कहा था। वो इसकी कॉल पर बहुत खुश था। हाँ मैंने सोचा कि तुम आवाज़ देकर थक ना जाओ। इसने भी मुस्कुराकर कहा था, मैं तुम्हें आवाज़ देकर कभी नहीं थक सकता नूर। मेरा बस से चले तो पूरा दिन तुम्हें आवाज़ें दूँ नूर 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 नूर। वो अब बाकायदा आवाज़ दे रहा था नूर, और कमरे के सामने से गुजरती नाला हंस दी थी। हंसती रहा करो नूर, तुम्हारी हंसी दिल को सुकून देती है। इसने पहली बार इसकी हंसी सुनी थी। तुम आवाज़ें देते रहा करो, तुम्हारा आवाज़ देना मुझे सुकून देता है। पहला इजहार था। फवाद कुछ पल को रुक गया था। ऐसा लगा जैसे दिल काबू में नहीं है। वो नूर के पास जाना चाहता था, देखना चाहता था इसे। इसका दिल अजीब अंदाज में धड़का था, कहीं ये ख्वाब तो नहीं है। एक डर जागा था। नूर, इसने पुकारा था। हाँ वो मुंतज़िर थी, कभी मुझसे दूर मत जाना, मेरा दिल बंद हो जाएगा। फवाद, इसने पुकारा था। हाँ वो मुंतज़िर था, कभी मुझे दूर मत जाने देना, मैं दिल के बगैर मर जाऊंगी। इसने कहा था, मैं तुम्हें दूर जाने नहीं दूंगा, अगर तुम गई तो तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगा। इसने संजीदगी से कहा था। वट, वो चूंकि थी। यस, तुम हाथ तो लगा कर दिखाओ मुझे। वो लड़ने को तैयार थी। तुम चाहती हो मैं हाथ लगाऊं तुम्हें? वो छेड़ने से बाज नहीं आने वाला था, बिल्कुल नहीं। साफ इनकार था। ठीक है, मैं किसी और को लगा दूंगा। वो भी मुतमिन था। मैं तुम्हारा गला दबा दूंगी। वो गुस्से में बोली थी। उफ, तुम्हें भी मुझे छूने के बहाने चाहिए, वो शीन अंदाज में बोला था। और नूर मजीद चिढ़ गई थी। फिर पूरी रात उन्होंने लड़ने में गुजार दी थी। जिंदगी अचानक खूबसूरत हो गई थी या मोहब्बत ने खूबसूरत बना दी थी। वो यूनिवर्सिटी से निकली थी जब वो इसके सामने खड़ा नजर आया था। इसे अब आदत हो गई थी इसे रोज़ यहाँ देखने की। जी फरमाइए, इसने इसके सामने रुककर कहा था। इतनी इज्जत, लगता है अच्छी बीवी बनने की प्रैक्टिस हो रही है। इसने छेड़ा था। और लगता है कि आपको इज्जत रास नहीं है। जवाब भी आया था इससे पुराने अंदाज में। हमें तो बस आप ही रास से हैं प्रिंसेस। वो भी कहाँ बाज आने वाला था, आप बताएंगे कि क्या बात करनी है। अब इसने बात बदली थी, कहीं बैठकर बात करते हैं। इसने गाड़ी का दरवाज़ा खोला था। नहीं मामा, इंतजार कर रही होंगी आप, कहीं मैंने पापा से बात कर ली है, इसने संजीदगी से कहा था। फिर इसने पूछा था, अभी तक तो कुछ नहीं, आज रात फाइनल जवाब लूँगा मैं, और अगर उन्होंने मना कर दिया? इसके अंदाज में डर था। मुझे खोने से डर रही हो? वो उसकी तरफ थोड़ा सा झुका था। वो फ़ौरन पीछे हुई थी। ज़्यादा खुशफहम होने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपने भाई की मोहब्बत की नाकामी से डरती हूँ और मेरी मोहब्बत का सवाल किया गया था, अल्लाह इसका मालिक है। वो कहकर पलट गई थी। चलो कम से कम आज तुमने इनकार तो नहीं किया प्रिंसेस, वो कह रहा था। और नाला इसकी बात इग्नोर किए अपनी मुस्कुराहट छुपाए वहाँ से चली गई थी। हसन साहब इस वक्त अपने ऑफिस में थे जब वो पास आए थे। अरे आओ सलीम, कैसे हो तुम? हसन साहब ने इन्हें बैठने का इशारा किया था। ठीक हूँ, तुम बताओ घर सब कैसे हैं? उन्होंने संजीदगी से कहा था। सब अच्छे हैं, तुम बताओ आज कैसे आना हुआ? वो इनके चेहरे के तासुरात भाम के थे। तुमसे ज़रूरी बात करनी है। हाँ कहो। वो इनकी तरफ मुतवज्जो हुए थे। मैं फ़ाइज़ की शादी करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा था कि तो हम दोनों ही चाहते हैं, मगर वो माने तो? इसी ने मुझसे कहा है और मैं भी यही चाहता हूँ। इनकी बात पर हसन साहब के चेहरे पर खुशी के तासुरात आए थे। तुम सच कह रहे हो? वो मान गया है? इन्हें यकीन नहीं आ रहा था। हाँ, और इसने मुझे भी बना लिया है। मैं कल इसका रिश्ता लेकर जा रहा हूँ। उन्होंने आम अंदाज में कहा था। क्या मतलब रिश्ता लेने? क्यों आओगे तुम? निकाह हो चुका है, तुम डेट फिक्स करने आ जाना। वो अब भी नहीं समझे थे। तुम समझ नहीं रहे हो। हसन फैजुल शादी के लिए मान गया और वो जहाँ शादी करना चाहता है मैं इनके घर इसका रिश्ता लेकर जा रहा हूँ। उन्होंने अब साफ साफ बात की थी। ये तुम क्या कह रहे हो? सलीम, नूर फैजू के निकाह में और फैजू की शादी कहीं और नहीं हो सकती। उन्होंने जैसे इसे इन्हें याद दिलाया था, फैजू और नूर का निकाह एक ज़बरदस्ती का रिश्ता था। अगर इन दोनों ने इसे कबूल करना होता तो अब तक कर चुके होते। इतने साल गुजर गए हैं इस इंतज़ार में और अब तक वो दोनों इसे नहीं मानते। और अब जब मेरा बेटा किसी और से मोहब्बत करने लगा है तो इस नाम के रिश्ते की खातिर मैं इससे इसकी मोहब्बत नहीं छीन सकता। वो साफ अंदाज में कहते हुए खड़े हुए थे। हसन साहब भी इनके सामने खड़े हो चुके थे। और नूर, इसका क्या? वो जो 3 सालों से इसके निकाह के साथ बंधी बैठी है, फैजू इसके साथ ऐसा कैसे कर सकता है? तुम्हें लगता है कि नूर इस निकाह में बंधी बैठी है? ये रिश्ता इनके लिए कोई बंधन नहीं है, बल्कि ये तो इनके लिए एक
ख्वाब है जो उन्होंने देखा और भूल गए, और नूर भी इस ख्वाब की शरीक थी। और जहाँ तक बात फैज़ू की है तो इसने मोहब्बत की है जिस पर किसी का ज़ोर नहीं, और नूर इस मोहब्बत में भी इसकी शरीक है। वो कहकर वहाँ से जा चुके थे जबकि हसन साहब अपना सर थामे बैठे थे। तो वो इस वक्त बुटीक से आई थी जब टीवी लॉन्च में मामा इसके इंतज़ार में बैठी थी। वो जानती थी कि क्या बात है, इसने इससे आए इनके सामने जाकर बैठ गई थी। खाना तो खाकर आई होगी तुम, तंजिया लहजा था। नूर ने मुस्कुराकर सर हिलाया था। फैज़ू के साथ एक और सवाल था, जवाब इसने नफ़ी में सर हिलाया था। फिर है एक शख्स, आप बताएं कोई ज़रूरी बात है? इसने बात टाली थी। जानती तो तुम होगी, क्या बात करनी है? मैंने इनका लहजा अब भी तंजिया था। अगर जानती भी हूँ तो अब कह दें, क्या कहना चाहती? वो बहुत पुरसकून अंदाज में बोली थी, फैज़ू शादी कर रहा है, वो भी तुम्हारी इजाज़त से। क्या यह सच है? उन्होंने अब साफ बात की थी, नहीं आम अंदाज में जवाब आया था। क्या मतलब तुम नहीं जानती इसकी शादी के बारे में? वो हैरान हुई। मैंने ऐसा कब कहा? मैं जानती हूँ वो शादी कर रहा है और मुझे इसकी खुशी है। शादी मोहब्बत के लिए की जाती है और मोहब्बत के लिए इजाज़त नहीं चाहिए होती। वो अब भी पुरसकून थी। तुम्हारा दिमाग तो ख़राब नहीं है? जानती हो क्या कह रही हो तुम? वो भड़क उठी थी। जी बिल्कुल मैं जानती हूँ। वो अब भी पुरसकून बैठी थी। तुम शायद भूल रही हो कि तुम दोनों का निकाह हो चुका है। जिसकी तुम शादी करवाना चाहती हो वो तुम्हारा शौहर है। इन्हें इसकी याददाश्त पर शक हुआ था और आप शायद भूल रही हैं कि मेरा सिर्फ इससे एक नाम का निकाह हुआ है, वो मेरा शौहर नहीं है। इसकी बीवी सिर्फ वो लड़की बनेगी जिससे वो मोहब्बत करता है, और मेरा शौहर भी सिर्फ वो जिससे मैं मोहब्बत करती हूँ। वो दो टोक अंदाज में बोलकर सीढ़ियों की तरफ बढ़ी थी। तो यानी तुम भी किसी और से मोहब्बत कर बैठी हो? इनकी बात पर वो रुक गई थी। हाँ, बिना पलटे वो कहकर जा चुकी थी और सारा बेगम इसे जाता देख रही थी। वो अब अपने कमरे में आई थी जहाँ हसन साहब इनके इंतजार में कमरे के चक्कर लगा रहे थे। हो गई इससे बात? सारा बेगम को अंदर आता देखकर पूछा था। हाँ होगी, वो उनके सामने खड़ी थी। क्या कहा इसने? वो बहुत बेचैन थे। यही कि फैज़ू की शादी की इससे खुशी है। पागल हो गई है वो, फैज़ू इसका शौहर है। इन्हें गुस्सा आया था। मैंने भी यही कहा था। जानते हैं इसने क्या जवाब दिया था? वो इनकी तरफ देखते हुए कह रही थी, क्या? यही कि वो एक नाम का निकाह था। फैज़ू इसका शौहर नहीं है। फैज़ू की बीवी और इसका शौहर सिर्फ वो होंगे जिनसे इन्हें मोहब्बत होगी। इनकी बात पर हंस चुके थे। तुम कहना क्या चाहती हो? यही कि इस बार आप इन्हें मजबूर नहीं कर सकते। पहले वो अकेले थे और अब इन दोनों के साथ मोहब्बत है। वो कहकर बेड पर जाकर लेट गई थी और हसन साहब काफ़ी देर तक हिल नहीं सके थे। वो इस वक्त नायला को सारी सूरत हाल बता रहा था जब हसन साहब इसके ऑफिस में आए थे। मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। इन्हें देखकर इसने कॉल कट कर दी थी। आइए अंकल, कैसे हैं आप? इसने खड़े होकर इन्हें सामने बैठने का कहा था और खुद भी बैठ चुका था। मैं तो ठीक हूँ, तुम अपना बताओ? तंज़िया अंदाज था। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, वो मुस्कुराकर कह रहा था। तो फिर तुम शादी कर रहे हो? जी, वो पुरसकून था। तुम इतने खुदगर्ज कैसे हो सकते हो? एक लड़की को इतने साल अपने नाम पर बैठाकर आप किसी और से शादी कर रहे हो? वो कैसे मानने को तैयार, किसी तौर पर मानने को तैयार ना थे। सॉरी अंकल, पर मैंने किसी को अपने नाम पर नहीं बैठाया और ना ही कोई मेरे नाम पर बैठा है, इसने साफ अल्फाज में कहा था। तो नूर के बारे में क्या कहना चाहोगे? तुम जिससे निकाह करके बैठे हो, तुम नूर मेरे लिए सबसे ज़्यादा अहम है। और जहाँ तक बात निकाह की है, माफ़ कीजिएगा, वो निकाह नहीं, एक सौदा था। एक बेटी के बदले एक बेटे का सौदा। वो आज जैसे आना दिखाने की ठान चुका था। ज़बान संभाल कर बात करो फैज़ू, मत भूलो सामने कौन बैठा है। वो तैश में आ गए थे। आई एम सॉरी अंकल अगर आपको बुरा लगा, पर मैंने सिर्फ सच कहा है और मैं जानता हूँ कि आप कौन है। इस पर कोई असर नहीं हुआ था। कौन हूँ मैं? वो सुनना चाहते थे मेरे वो बाप जो मुझे एक निकाह के बदले मिले हैं। फैज़ू वो गुस्से में कुर्सी धकेल कर खड़े हो गए थे। आंखें लाल हो रही थी। क्यों अंकल, क्या मैंने कुछ गलत कहा? आपने एक निकाह के बदले एक बेटा लिया था और मैं वही हूँ, आपका वो बेटा जिसे आपने अपनी बेटी को कुर्बान करके हासिल किया था। वो अब इनके सामने आकर खड़ा हो गया था। वो निकाह तुम्हारी माँ की ख्वाहिश थी। उन्होंने अपने हक में कमज़ोर दलील दी थी। वो निकाह मेरी माँ की ख्वाहिश थी और नूर की ख्वाहिश, मेरी ख्वाहिश, इस बेटी की ख्वाहिश जिसने आपकी खातिर अपनी ज़िंदगी का इतना तलख फैसला किया। वो निकाह सिर्फ मेरी माँ की नहीं, आपकी ख्वाहिश थी, क्योंकि आप चाहते थे कि कोई आपका सहारा बने, आपका ये बिज़नेस चलाए, आपके बेटे की ख्वाहिश पूरी कर सके। वो कह रहा था और हसन बस इससे सुन रहे थे। आप जानते हैं अंकल, मैं खुद को एक खुशनसीब इंसान समझता हूँ। पता है क्यों? वो फिर रुका था, पर हसन साहब ने पूछा नहीं था, मगर वो सुनने को तैयार थे। क्योंकि मैं फातिमा सलीम का बेटा फैज़ू हूँ, एक ऐसी माँ का बेटा जिसने अपने बेटे का मुस्तकबिल सिर्फ 1 घंटे में संवार दिया था। क्योंकि मैं सलीम सदीकी का बेटा फ़ायज़ सदीकी हूँ, एक ऐसे बाप का बेटा जिसने अपनी बीवी की खुशी की खातिर मेरा ज़बरदस्ती निकाह किया और आज मेरी मोहब्बत की खातिर मेरे सामने खड़ा है। वो एक आइडियल शोहर और बाप है, क्योंकि मैं नूर का बेहतरीन दोस्त और इसकी किस्मत का साथी हूँ। इसी के दम से मेरी ज़िंदगी पुर नूर है। मैं बहुत खुश नसीब हूँ अंकल। इसने रुककर हसन साहब की तरफ देखा था जो इससे ही देखे जा रहे थे। ये दराक इन्हें खामोश कर गया था, पर मुझे सिर्फ एक ही बात ने हमेशा से सुकून में रखा है कि मेरी ज़िंदगी की नूर खुद कितनी बेनूर रही है। काश के वो भी मेरी तरह खुश नसीब होती, पर ऐसा नहीं।
है वो एक ऐसी माँ की बेटी है जिसके शोहर ने कभी इसे बीवी समझा ही नहीं है। वो एक ऐसे बाप की बेटी है जिसने इसे बेटे की खातिर कुर्बान कर दिया। और इसकी बदनसीबी तो देखें, कुर्बान कर देने के बाद इसके बाप ने इसे देखना तक गवारा नहीं किया। वो नाराज़ थी, वो इसे मनाया नहीं गया, वो बेहाल थी और इसका हाल पूछा नहीं गया। और आज वो चलता हुआ खिड़की के सामने गया था। आज जब इसकी ज़िंदगी में मोहब्बत आई है तो आज भी इसे रोका जा रहा है, मगर अब ऐसा नहीं होगा। वो पलटा था, अब मैं नूर के साथ हूँ। अब इसे इसके हिस्से की खुशी हासिल करने से कोई नहीं रोक सकता। और वो अब इनके पास आकर रुका था। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे, दोनों की आंखों में करब था। आप से मुझे हमदर्दी है, आप एक नाकाम इंसान रहे, ना अच्छा शोहर बन सके ना ही बाप। वो कहकर अपने ऑफिस से चला गया था और हसन वहीं पत्थर बने खड़े रह गए थे। वो सब इस वक्त फवाद के घर के लॉन्च में बैठे थे। फवाद ने मामा को इस रिश्ते पर आंख बंद करके रजामंदी देने का कहा था और वो मान भी गई थी। मैं चाहता हूँ कि हम अगले ही महीने शादी कर दें, सलीम साहब ने कहा था। अगले महीने, मगर ये बहुत जल्द है, नाला अभी पढ़ रही है। अम्मी ने कहा था, हाँ मैं जानता हूँ, आप फिक्र ना करें, नैला पढ़ाई जारी रख सकती है, लेकिन अंकल नैला भी पढ़ाई मुकम्मल होने से पहले शादी नहीं करना चाहती। फवाद ने कहा था, मैंने बहुत इंतज़ार किया इस दिन में, अब और सब्र नहीं है हो रहा मुझसे। सलीम साहब का तो बस नहीं चाह रहा था कि वो अभी ही शादी कर दें। मैं समझती हूँ, पर मेरी भी ख्वाहिश है कि मैं पहले फवाद की शादी करूँ। अम्मी से तो बात का रुख ही नहीं बदल दिया था। जी मेरी भी ख्वाहिश है, फिर तो इनकी शादी जल्द हो जाए ताकि हमारा नंबर आए, मगर हम कोई रस्म तो रख सकते हैं ना। सलीम साहब ने कहा था, जी इसमें कोई हर्ज नहीं है, ठीक है, फिर हम अगले हफ्ते निकाह कर देंगे। उन्होंने फैसला कर लिया था, ठीक है, अभी निकाह और शादी फवाद की शादी के बाद तय हो गई थी। सब खुश थे और नाला वो अब फैज़ू की फजूल बातें सुन रही थी। तो फिर तुम अगले हफ्ते मेरी बीवी बनने जा रही हो? फैज़ू ने जैसे कंफर्म करना था, नहीं जस्ट निकाह करने जा रही हूँ, उसने मुस्कुरा कर कहा था। तो निकाह के बाद तुम मेरी क्या कहलाओगी? पता नहीं, वो अनजान बन गई थी। मैं बताऊँ, इसने इजाज़त मांगी थी, नहीं साफ इनकार हुआ था। ओके वाइफ, वो भी मान गया था। क्या कहा वाइफ? इसने दोहराया था, मैं आपकी वाइफ नहीं हूँ, याद दिलाना ज़रूरी था। मैं बन जाऊँगी, यकीन था, अभी बनी तो नहीं हूँ ना, अगले हफ्ते बनने वाली तो हो ना, अगले हफ्ते बनूंगी, अभी नहीं हूँ। इसकी ज़बान फिसली थी। चलो माना तो सही कि बनने वाली है, वो कामयाब हो गया था। बहुत चालाक हैं आप, बहुत सच्ची हो तुम, टका सा जवाब था। काश आप भी होते, हूँ ना, नहीं है, मानने को तैयार नहीं थी, हूँ नहीं, साबित करो। इजाज़त मांगी थी, करें, इजाज़त मिल गई थी, आई लव यू साबित हो गया था। वो रुक गई थी, दिल की धड़कन ही थी जो बढ़ रही थी, बाकी सब तो ठहर गया था। जवाब दो, वो भी सुना चाहता था। बहुत सच्चे हैं आप, इसने कहकर कॉल कट कर दी थी। एक मुस्कुराहट थी जो दोनों के चेहरे पर थी। जब अचानक से पर्दा उठता है, सामने आईना हो और आप अपना असर चेहरा देख लें, तो ऐसे में ज़मीर भी जाग जाता है और फिर बस पछतावा ही होता है जो अंदर ही अंदर डस रहा होता है। ऐसा ही कुछ आज हसन साहब के साथ भी हो रहा था। वो आईना देख चुके थे और पछतावा अब इन्हें सुकून ही लेने दे रहा था। सारा कमरे में दाखिल हुई थी, इनकी नज़रें इन पर गई थी। ये वही थी, इनके ज़िंदगी की साथी जिसे कभी उन्होंने कोई अहमियत नहीं दी थी। सायरा कितना थका हुआ अंदाज था, वो चूंकि थी। जी यहाँ उन्होंने अपने पास बुलाया था। जी कहीं वो इनके पास बैठी थी। मुझे माफ़ कर दो सारा, ने तुम्हारे साथ बहुत नाइंसाफ़ी की। उन्होंने हाथ जोड़े थे। सारा ने फ़ौरन भड़कर इनके हाथ पकड़े थे। ये क्या कर रही हैं आप? माफ़ी मांग रहा हूँ, ज़मीर जाग गया था, सुकून ही मेरा। सारा मुझे सुकून दे दो, तुम्हारी और नूर की माफ़ी ही मुझे सुकून दे सकती है। वो हार गए थे, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। हसन, हाँ आपने नूर के साथ बहुत नाइंसाफ़ी की, इसे मना लें प्लीज़। वो इनसे रिक्वेस्ट कर रही थी। मैं जानता हूँ मैंने अपनी बेटी के साथ बहुत बुरा किया है, मैं अब इन सब का दावा करूंगा। नूर मुझे माफ़ कर देगी ना? उन्होंने पूछा था। हाँ वो आपकी बेटी है, आपसे मोहब्बत करती है, उन्होंने यकीन दिलाया था। वो खुश थी कि हसन साहब को एहसास हो गया था, अब सब ठीक होने वाला था। आज भी रोज़ की तरह वो नूर के उठने से पहले ऑफिस जा रहे थे जब सारा ने इन्हें रोक कर पूछा था, आप अब भी इनसे नहीं मिलेंगे? मिलूंगा, ज़रूर मिलूंगा, मगर खाली हाथ नहीं। मैंने जो गलती की इसे सुधार कर, वो कहकर आगे बढ़ गए थे। अब वो ऑफिस में बैठे फैज़ू का इंतजार कर रहे थे। फैज़ू तकरीबन 1 घंटे बाद वहाँ आ चुका था। जी अंकल, आपने मुझे बुलाया? वो अब इनके सामने कुर्सी पर बैठ चुके थे। हाँ तुमसे बात करनी थी। जी कहिए, मुझे वो पेपर चाहिए। साइन के साथ उन्होंने बात शुरू की थी। कौन से पेपर्स है? वो समझा नहीं था। वही जो तुम दोनों ने यकीनन पहले ही बनवा लिए होंगे। अंकल की बात पर वो चौंका था। आपको कैसे मालूम? मुझे भी कल ही मालूम हुआ, जब तुमने मुझे मेरी गलतियों का साथ दिलाया था, तब ये सोचने के काबिल हुआ मैं कि अब मुझे मेरी बेटी के लिए क्या करना है। और जब मैंने सोचना शुरू किया तो दिमाग ने कहा कि तुम नूर के साथ कोई नाइंसाफ़ी नहीं कर सकते, यकीनन तुमने तैयारी कर रखी होगी। उन्होंने पूरी तफसील बताई थी। जी बिल्कुल, मैंने तैयारी कर रखी और मुझे इसी दिन का इंतज़ार था जब आप मुझसे वो पेपर्स मांगेंगे। इसे खुशी थी देर से ही सही, पर इन्हें इस बात का एहसास हो गया था। मुझे वो पेपर्स दे दो, मैं
अब अपनी बेटी से जल्दी मिलना चाहता उन्होंने कहा था, और वो उठकर अपने ऑफिस में गया था। थोड़ी देर बाद वो पेपर्स के साथ वापस आ गया था। ये लीजिए, इसने पेपर्स इनके सामने किए थे जिसे उन्होंने पकड़ लिया था। एक और मदद चाहिए तुम्हारी, उन्होंने पेपर्स पर नज़र डालकर देखा था। जी कहिए, आज शाम इन्हें हमारे घर बुला लो, मैं अब देर नहीं करना चाहता उन्होंने कहा था, और फैजू इनकी बात का मतलब समझकर उछल गया था। आप सच कह रहे हैं? इसे यकीन नहीं आ रहा था। हाँ, अब मैं अपनी नूर की ज़िंदगी में नूर देखना चाहता हूँ। वो मुस्कुराए थे। थैंक यू सो मच अंकल, मैं अभी कॉल करता हूँ, वो कहकर जा चुका था। और उन्होंने घड़ी देखी थी, इन्हें अब इसके बुटीक जाना था। फवाद इस वक्त ऑफिस में था जब इसका मोबाइल बजा था। इसने देखा फैजू की कॉल थी। हाँ फैजू, कहो, कहना क्या है जनाब? आपके पर काटने के लिए कॉल की है। फैजू की चहकती हुई आवाज़ थी। क्या मतलब? वो समझा नहीं था। मतलब ये कि अंकल मान गया, आज शाम बुलाया है तुम लोगों को। क्या तुम सच कह रहे हो? फैजू, इसे यकीन नहीं आ रहा था। हाँ जी बिल्कुल सच है, बस अब जाकर आंटी से बात करो, नायला को भी साथ लाना, मैं भी मिल लूँगा। इसे अब नायला को देखने की सोच रही थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा फैजू, इसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। इसकी मोहब्बत इससे मिलने वाली थी, ये खुशी इसकी ज़बान से अदा नहीं हो सकती थी। तुम कुछ ना कहो, तुम्हारे जज्बात समझ सकता हूँ मैं, आखिर हम दोनों एक ही मंजिल के मुसाफिर हैं। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है फैजू, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। मैंने ये सब नूर के लिए किया है फवाद, वो मेरे लिए सबसे अहम है। और फिर तुमने भी मुझे मेरी मोहब्बत दिलाई। हमारा साथ बराबर है, वो जो भी है। तुम बहुत अच्छे हो नाला, बहुत खुश नसीब है कि इसे तुम जैसा साथी मिला। इसने दिल से इसकी तारीफ़ की थी। इसे भी थोड़ा एहसास दिलाओ इस बात का। इससे अब नायला की बेवकूफ़ी याद आई थी। ये तो तुम्हारा काम है, हमारा काम तो बस नूर ही नूर है। वो हंसा था। अच्छा, अब ज़्यादा नूर नूर ना करो, जाकर आंटी से बात करो। वैसे अब तक प्रिंसेस इन्हें सब बता चुकी होगी। इसने नायला को पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था, और नायला वाकई सब बता चुकी थी। कौन प्रिंसेस? वो समझा नहीं था। कोई नहीं। अच्छा भाई, इसने कॉल कट कर दी थी। कम से कम इसके भाई के सामने तो ज़बान पर कंट्रोल रखा करो फैजू, इसने खुद को टोका था। वो बुटीक में बैठी थी जब इसके ऑफिस के दरवाजे पर दस्तक हुई थी। कम इन इसने फाइल को देखते हुए कहा था कोई अंदर आया था। काफ़ी देर खामोश खड़ा रहा था। इसने सर उठाकर देखा और इसकी आंखें चिपकाना भूल गई थी। वो खड़ी हो गई थी। कितने अरसे बाद वो इन्हें देख रही थी कि घर में रहते हुए भी वो एक दूसरे के सामने नहीं आते थे, और आज जब आए थे तो कितनी देर खामोश थे। आंखें भीग रही थी। वो सर झुका गई थी। फिर थोड़ी देर बाद सर उठा था और वो हैरान रह गई थी। ये क्या कर रहे हैं आप? वो फ़ौरन इनकी तरफ आई थी और इनके जुड़े हुए हाथों को पकड़ा था। अब माफ़ी मांग रहा हूँ, अपने पापा को माफ़ कर दो बेटा। इनकी आंखों में आंसू थे। मुझे इस तरह शर्मिंदा मत करें पापा, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है, मैं बस आपसे नाराज़ थी। आपने मुझे क्यों नहीं मनाया? इसने शिकवा किया था। वो इतने सालों से इंतज़ार कर रही थी कि इसके पापा इसे मनाएंगे, मगर ऐसा नहीं हुआ था। तुम्हारे पापा को बहुत देर से इस बात का एहसास हुआ है बेटा कि मोहब्बत से बढ़कर कुछ नहीं होता। काश के मैं भी तुम्हें मोहब्बत से मना लेता। वो इससे सीने से लगा कर कह रहे थे, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है पापा। जिसने दिल से हर शिकवा मिटा दिया था, जिनसे मोहब्बत हुआ हो, इन्हें आसानी से माफ़ कर दिया जाता है। मगर अब मैं सब ठीक कर दूंगा, तुम बस तैयार हो जाओ, आज तुम्हारे ससुराल वाले आ रहे हैं। उन्होंने इसे अपने सामने करते हुए कहा था। क्या मतलब? वो फिर से डर गई थी। परेशान मत हो, इस बार शादी होगी, सिर्फ निकाह नहीं, उन्होंने कहा था, और वो समझकर मुस्कुरा दी थी। थैंक यू पापा। वो दोबारा इनके सीने से लग गई थी। थैंक्स टू यू बेटा, इसके माथे पर बोसा देते हुए कहा था। चलो अब घर जाकर शाम की तैयारी करो, बुटीक के बहाने घर के कामों से मत भागा करो, उन्होंने साथ में कहा था। वो मुस्कुराई थी। ये फूल यहाँ क्या कर रहे हैं? अब इनकी नज़र सामने रखे फूलों पर पड़ी थी। वो हैरान थे, इसे तो फूलों से एलर्जी थी। वो उलझ गई थी। अब पापा को क्या बताऊं, वो सोचकर रह गई थी। ये तो बिल्कुल असली लग रही हैं, मैं तो डर ही गया था। वो अब इन फूलों को छूते हुए कह रहे थे, कितनी महारत से बनाए गए थे ये, मेरे होने वाले बेटे ने दिए हैं ना? इसकी खामोशी ने हकीकत बता चुकी थी। जी, इसने सर झुकाकर कहा था। अब मुझे वो बिना देखे कबूल है। वो ये फूल इस बात के गवाह हैं कि एक सिर्फ वही है जो तुम्हारी ज़िंदगी में बहार ला सकता है, उन्होंने कहा था। और वो मुस्कुराई थी। अब शर्माना बाद में लेना, घर जाकर तैयारी करो चलो। वो अब इसे अपने साथ लेकर बाहर निकले थे। वो खुश नसीब वैसे वो था जैसे वो खुश थी, सब वैसे ही हुआ था जैसा फैजू और इसने सोचा था। ये मोहब्बत वाकई हर मुश्किल का सामना कर लेती है। शाम फवाद के घर वाले आए थे। रिश्ता तो वैसे ही कबूल कर चुके थे, बस शादी की दोनों को जल्दी थी। और फिर फैसला हुआ था कि नाला और फैजू के निकाह वाले दिनों दोनों की शादी कर दी जाएगी। और इस वक्त लॉन में वॉक कर रही थी जब फवाद की कॉल आई थी। क्या हालात नहीं जनाब? चहती हुई आवाज़ थी। बहुत अच्छे हालात हैं। तो बताओ, मेरे दिल के हालात भी बहुत अच्छे हैं। वो खुश था। दिल का कब पूछा मैंने? इसने अब इसे तंग करना था, यही तो मसला है कि तुम पूछती ही नहीं हो। उसने आँख भरी थी। वो मुस्कुराई थी। तुम्हारी आवाज़ ही बता देती तुम्हारे दिल के हालात। इसने सच ही कहा था। वैसे एक बात है नूर, इसने कुछ सोचते हुए कहा था, क्या तुम्हें नहीं लगता कि अब तुम्हें मुझे तुम नहीं कहना चाहिए? एक भरपूर मुस्कुराहट ने नूर के होठों को छुआ था। वो क्यों? वो अनजान बनी थी। आखिर अब हमारी शादी होने वाली, इसने वजह बताई थी। तो वो अब भी बाज ना आने वाली थी। तो ये कि
तुम्हें मुझे आप कहना चाहिए अच्छी बीवियों की तरह, इसने आसान लफ्ज़ों में समझाया था। पर अब अभी तो मैं तुम्हारी बीवी नहीं बनी ना। इसने भी कहा माना था वो, फिर तुम्हारे मुँह से इज़्ज़त हासिल करने के लिए मुझे 5 दिन इंतज़ार करना पड़ेगा। वो चढ़कर बोला था, बिल्कुल अब इतनी आसानी से थोड़ी इज़्ज़त मिलती है। वो लापरवाही से बोलती, चलो जहाँ इतना किया है 5 दिन और सही। वो भी मान गया था और फिर दोनों एक दूसरे से बातों में इतने मशगूल थे कि पता नहीं चल सका कि कब सुबह हो चुकी थी। इसने नायला के निकाब और अपनी शादी के जोड़ा खुद डिज़ाइन किया था और इस सब में फैज़ू इसके साथ-साथ था। 5 दिन कैसे गुज़र गए महसूस ही ना हो सका था। आखिर वो दिन आ गया था जब मोहब्बतों को पार लगना था। वो तैयार बैठी थी जब काज़ी साहब इसके कमरे में आए थे। 3 बार एक सवाल हुआ था, तीनों का जवाब हाँ में दिया गया था और वो फ़ाइज़ सिद्दीकी के नाम हो गई थी। थोड़ी देर में इन्हें बारात लेकर जानी थी। अभी वो वहाँ जाने के लिए कमरे से बाहर निकली थी कि इसने इसका रास्ता रोका था। ये प्रिंसेस अपने प्रिंस को छोड़कर कहाँ जाने की तैयारी में है। वो इसके नहायत करीब खड़ा था। वो फ़ौरन एक कदम पीछे हुई थी। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपको तो नूर भाभी के घर होना चाहिए था। वो तो समझी थी कि वो निकाह के बाद जा चुका होगा, मगर वो तो यहीं था। अपनी नई नवेली बीवी को छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? वो इसे गहरी नज़रों से देख रहा था। आप जाएँ प्लीज़। वो इसकी नज़रों से घबरा रही थी। पहले जी भर कर देख तो लेने दो। वो इसके चेहरे के करीब हुआ था। फ़ाइज़ प्लीज़। वो दूर हुई थी। मुझे अपना नाम इतना प्यारा पहले कभी नहीं लगा। इसने इसका हाथ थामा था। वो आस-पास देख रही थी। हाथ छोड़े, कोई देख लेगा, देखने दो, बीवी हो मेरी। इसने हक जताया था। नायला को इसका ये अंदाज़ बेहद अच्छा लगा था। वो सर झुका गई थी जब इसके हाथ की उंगली में अंगूठी पहनाई थी। निकाह मुबारक को इसने इसके हाथ पर बोसा देते हुए कहा था, आपको भी। वो कहते साथ पलट कर भाग गई थी। वो मुस्कुराता इसे देख रहा था। वो इस वक़्त फवाद के कमरे में दुल्हन बनी मौजूद थी। खिड़की से बाहर देखती वो इन लम्हों के बारे में सोच रही थी जब वो दोनों मिले थे और मोहब्बत की वो चमक इसे सोचकर ही हँसी आ गई थी। किस बात पर मुस्कुराया जा रहा है? वो इसके साथ खड़ा होकर बोला था। इसे एहसास ही नहीं हुआ था कि कब वो कमरे में आया। इसे देख रहा था। मोहब्बत की वो चमक याद आ गई थी मुझे। इसने इसकी तरफ देखते हुए कहा था, हाँ वो पूरे 3 दिन बाद उतरी थी। इसे 3 उंगलियां उठाकर कहा था, मैं भी तो 3 दिन बाद ठीक हुई थी। इसने जताया था, मगर मैं तो आज तक बीमार हूँ। इसने कहा था और नूर चूकी थी कि कौन सी बीमारी है आपको? वो परेशान हुई थी, तुमसे मोहब्बत की बीमारी है, प्लीज़ इसका इलाज कर दो। वो उसकी आंखों में झांकते हुए बोला था, सॉरी ये लाइलाज है। इसने बड़े नाज से कहा था, बहुत जालिम हो तुम, आपसे कम। वो आसमान को देखते हुए बोली थी, क्या कहा तुमने? इसने इसे बाजू से पकड़कर इसका रुख अपनी तरफ मोड़ा था। आपसे कम? इसने मुस्कुराकर दोहराया था। उफ, कितना प्यारा लगता है तुम्हारे मुंह से आप। वो इसकी तरफ झुका था जब इसने इसे रोका था। क्या हुआ? मेरा गिफ्ट। इसने इसे याद दिलाया था। मोहब्बत से बढ़कर भी गिफ्ट होता है क्या? वो फिर करीब हुआ था। हाँ, मोहब्बत का दिया हुआ गिफ्ट। वो फिर दूर हुई थी। मैं हूं ना इतना बड़ा गिफ्ट। वो एक कदम और आगे बढ़ा था। मुझे छोटा भी चाहिए। वो एक कदम पीछे हुई थी। मैं काफ़ी नहीं। वो एक कदम और आगे हुआ था। नहीं, वो पीछे हुई थी। पता था मुझे तो ये रहा तुम्हारा गिफ्ट। वो एक कदम आगे हुआ था और वो दीवार से जा लग चुकी थी या फरार के रास्ते ख़त्म हो चुके थे। वो इसके कानों के करीब आया था। इसने आंखें बंद की थी। फिर कुछ अल्फाज इसके कानों में गूंजे थे, तुम्हें भूलना चाहें भी तो भुला ना पाएं हम। चलो एक राज की बात बताएं हम। मोहब्बत की राहों में हम जब जब नज़र उठाएं हम। इश्क के मैदान में जब जब उतर जाएं हम। प्यार की इस कश्ती में गर डूब जाएं हम। ए सनम तेरी कसम बस तुम्हें देखकर मुस्कुराएं हम। मोहब्बत का हसूल मुबारक नूर के कानों में सरगोशी हुई थी। आपको भी इसने जवाब दिया था। मोहब्बत अपनी मंजिल को पहुंच चुकी थी और वो दोनों हर पल जीने वाले थे। वक्त बदल गया था, वो भी बदल गए थे। मोहब्बत सब बदल देती है। तो यहाँ पर नावल ख़त्म हो गया। नावल का नाम था तुम्हें देख मुस्कुराएं हम। इसकी राइटर है उजाला नाज। बहुत अच्छा नावल था। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।